अरे चल जा महाराज, पहले ही इतना समय ख़राब कर दिया, अब तो चल जा। ओ महाराज चल जा, फेंक दूंगा भाई आज तेरे को उठा के ना, किसी काम का नहीं है तू बस। अब चल गया क्या? हाँ चल गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। गाइस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ गाइस। आज थोड़ा यार सिस्टम ख़राब है भाई, पूरा मुझे लगता नहीं कि क्लास आपकी करवा देगा, ठीक है। जिस सिस्टम से क्लास चलाते हैं ना वो ख़राब है, क्योंकि 2-3 बार तो मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके सारे काम करके देख लिए हैं। बट कभी भी अगर बीच में क्लास बंद हो जाए ना तो फिर मतलब आराम से सो जाना, ठीक है। पीडीएफ में दे दूंगा, आज पीडीएफ से पढ़ लेना, बिकॉज सिस्टम ख़राब हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर में ना मेरी प्लस क्लास चलती है ना यार नॉर्मल क्लास चल पाती है, तो कुछ ना कुछ इसमें कमी आ रखी है और कमी है, ज़बरदस्त कमी है। और इसको तुरंत के उसमें अभी ठीक कराया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अगर कोशिश करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अगर चल गया पूरा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो आप लोग समझ जाना, बीच में अगर अटके तो आप समझ जाना कि हाँ जो सर बता रहे थे वो समस्या हो चुकी है। और ऐसी अवस्था के अंदर आपको क्या करना है, आपको आराम से सो जाना है। पीडीएफ में तुरंत आपको दे दूंगा जैसे ही क्लास रुकेगी। 1 दिसंबर नया महीना दोस्तों, नई शुरुआत। इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू, सबसे हमने इसको करंट अफेयर का जो सेशन है हमारा, एक कंप्लीट एनकम्पैसिंग कंप्लीट एक आपका करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए है। अच्छा आप चाहें तो दोस्तों, वैसे पहला तो ये होता है हमारा, दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स। देखो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो आप दोस्तों इन 4 चैनल को आप जो है अनदेखा नहीं कर सकते। ये जो 4 चैनल हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज ये 4 चैनल नहीं है, ये अपने आप में 4 इमारतें हैं, ठीक है। एक कुर्सी के 4 पिलर होते हैं ना, ठीक है, ये उस प्रकार से है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे, गाइस प्लीज़ एक बार शेयर भी कर दीजिए। तो ये 4 चैनल है, प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी की ऐप पर जुड़ना चाहते हैं, सो ऐप पर कुछ नहीं करना, आपको बस मुझे सुमित कुमार के नाम से सर्च करना है। जैसे ही मिल जाऊँ एक बार फॉलो कर लेना। उसके बाद कोई भी अगर क्विज़ होती है, कोई भी स्पेशल क्लास या कोई भी प्लस कोर्स हम लेके आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ध्यान रखना है मेरा कोड रहेगा सुमित10। इस कोड को आप यूज़ करना है दोस्तों, आपको मिलेगा इसके साथ 10% डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मी। मैं खुद आपको इस पूरी यूपीएससी की तैयारी में गाइड करने वाला हूं। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार ज़रूर जाके इस चीज़ को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिए। यूपीएससी सीएससी 2021, इसके लिए हमने 4 अलग अलग चैनल्स बनाए थे। इन चारों चैनल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता ही चल गया, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते यार प्लीज़ फॉलो मी हियर, तो कि यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। आज का जो पहला टॉपिक है वो है महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूट। देखो बॉर्डर डिस्प्यूट अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बात की थी मेघालय और असम के बीच में, है ना। उससे पहले हमने बात की थी असम और मणिपुर के बीच में। तो बॉर्डर डिस्प्यूट भारत के अंदर में कोई नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन इन बॉर्डर डिस्प्यूट से
जो भारत के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, इससे यार हमें इंटरनेशनली हमारी छवि जो है ना उसके बहुत बड़े रेपरकर्शन है ना, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक बहुत अच्छा मेंस का टॉपिक भी यहां से आता है दोस्तों, जीएस पेपर 2 के अनुसार, तो वो हम बात करेंगे। जीएस पेपर 2 के साथ साथ जीएस पेपर 3 में भी यहां से आता है इंटरनल सिक्योरिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सो एक बार आराम से बैठ जाइए, सुनिएगा पूरी कहानी, बहुत अच्छा है टॉपिक, ठीक है, आपको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। प्यारे बच्चों, ये आपको जानते हैं भारत के अंदर में पहले ये जो आज हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं ना, पहले ऐसा नहीं था, है ना। आजादी से पहले भारत के अंदर में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते, ठीक है, जिनको हम बोलते थे राजा महाराजा ना, उनके अपने अपने राज्य चला करते, ठीक है। उन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर से बाद में जाकर क्या बना है दोस्तों, बाद में जाकर ये बने हैं आज जो हम देख रहे हैं हमारे सामने जो राज्य हैं डिफरेंट, वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए एक पूरी रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चली है भाई, पूरा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, अलग अलग। और आज जो हम स्टेट्स का डिवीजन करते हैं, हमने किन आधारों पर राज्यों को डिवाइड किया वो मैं आपको बता रहा हूं। जब आजादी के तुरंत बाद, ठीक है, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, काम जो है सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में एक ही काम दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर का। खैर वो अटका ही रह गया था, बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों भारत के 567 देसी रियासतों को मिला दिया था उन्होंने, है ना। और उन्होंने मिला के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाए थे। उस समय कितने बने थे दोस्तों, 14 स्टेट्स, 14 राज्य और क्या थे दोस्तों, 7 यूनियन टेरिटरी। बट जाहिर सी बात है यार, उस समय पूरे भारत में से सिर्फ 14 राज्य थे, तो वो बहुत बड़े राज्य हुआ करते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े राज्य होते थे। लेकिन समय समय के साथ में आफ्टर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, हमने स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है, हमने स्टेट्स को, ठीक है, अलग अलग तरीकों से आधार पे बांटा। और जो हमने आज बंटवारा किया हुआ है, आज ये 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे समक्ष है कितने राज्यों में दोस्तों, 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरी, है ना। लेकिन ये जो बंटवारा हो रखा है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के जो इतने राज्य बटे हुए हैं ये किस आधार पे बटे हुए, तो आप बोलोगे दोस्तों मुख्यतः दे आर डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर जो है हमने इनको बांटा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, सॉरी पड़ोसी देश कह रहा हूं, पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। सो इनके ऊपर में, इनके पास में भी क्या है दोस्तों, एक डिबेट है, इनके ऊपर भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। बेलागाम आपने नाम सुना होगा, बेलागाम को ही कन्नड़ भाषा के अंदर बेलागिरी, कर्नाटक वाले उसको बेलागिरी कहते हैं, तो उसके ऊपर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसके ऊपर में यहाँ पे डिबेट है। और उसकी जो प्रॉब्लम है, दोबारा से ये जो बॉर्डर इशू है ये दोबारा से रीसर्फेस हो गया है आफ्टर सम, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज, ये दोबारा से सतह पे आ गया। पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। रीसेंट कंट्रोवर्सी क्यों हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्यों है। बाकी 30 नवंबर यानी कि जो अभी गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस मुद्दे की सुनवाई होनी चाहिए थी। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 के अंदर में, उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो बंबई प्रेसिडेंसी थी पुराने टाइम पे, ठीक है, तो उसके क्या किए गए थे दोस्तों, उसके 4 बड़े भाग थे, ठीक है, 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, वो किसको दे दिए गए थे, वो कर्नाटक को दे दिए गए थे जब स्टेट का बंटवारा हुआ, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। तो उससे महाराष्ट्र खुश नहीं था, महाराष्ट्र ने जो है इसकी अपील की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट में 2004 से मामला पेंडिंग है, कल इसकी सुनवाई थी। तो ये दोबारा से टॉपिक जो है द हिंदू के अंदर में आया हुआ था, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट भाई, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्यों पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, ये टॉपिक आया हुआ है, व्हाट इज द कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर डिस्प्यूट विद सुप्रीम कोर्ट सेट टू हियर महाराष्ट्र प्ली ऑन अ बॉर्डर रो विद कर्नाटका, अ लुक एट व्हाई इशू हैज बीन सिमरिंग सिंस द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जब से ये कानून पास हुआ है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तभी से ये मुद्दा जो है वो डिबेट में है, और आज तक ये मुद्दा डिबेट में ही चल रहा है ना। तो आज हम इसका इतिहास देखेंगे, और अभी एकदम से अचानक से ऐसा कुछ क्या हो गया कि जो इतना पुराना इशू है, ठीक है, एकदम से दोबारा से गर्म हो गया, उसकी हम यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे दोस्तों, दिस इज बेसिकली बेलागावी। तो बेलागावी कहते हैं कर्नाटका की, कन्नड़ की भाषा में, महाराष्ट्र वाले इसको बेलागाम कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल देखो ऐसे बॉर्डर के ऊपर है, तो जब भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया तो इसको किसको दे दिया गया, कर्नाटक को। और ऐसे और भी हुए हैं डिवीजन जो महाराष्ट्र के थे पहले, ठीक है, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते थे, बट उनको इधर दे दिया गया था। तो उसी मुद्दे पे अब डिस्कशन यहां पे हम करने वाले हैं दोस्तों। व्हाई वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, इंटरस्टेट रिलेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुद्दा क्या हुआ है वो समझो, ठीक है। रिसेंटली कह रहा है कि एक डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट जो है, एक मतलब डिकेड ओल्ड मतलब सदियों पुराना कह सकते हो आप दोस्तों, एक डिस्प्यूट है
दोबारा से रीसर्फेस हो गया। क्यों? क्योंकि अभी कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि वो जो जाथ ताल्लुक है, एक जगह है ताल्लुक, समझते हो आप, तो जाथ ताल्लुक जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में है। उन्होंने कहा है कि वी आर वेरी मच सीरियस। अभी जाथ ताल्लुक के अंदर में भी मुद्दा क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। जाथ ताल्लुक जो है ना, ये वाटर स्कैर एरिया है, ठीक है, मतलब पानी यहाँ बहुत कम होता है, पानी की यहाँ पर किल्लत रहती है, ठीक है। तो हुआ क्या था, थोड़े टाइम पहले यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी। तो ये जो जात ताल्लुक था, इसकी मदद तो किसको करनी चाहिए थी भाई? महाराष्ट्र सरकार को, बट उन्होंने नहीं की, ठीक है। उन्होंने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कर्नाटक की सरकार ने इनकी जो प्रॉब्लम थी उनको पूरा करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की। मतलब बेसिकली महाराष्ट्र का राज्य है, लेकिन प्रॉब्लम कौन दूर कर रहा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक ने क्या किया भाई, ये लोग जो कि पास जो पानी की कमी थी ना, उसकी पानी की कमी की पूर्ति के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्कीम, कर्नाटक की सरकार ने एक स्कीम ले आई। उस बात पे ये जो जात ताल्लुक वाले लोग थे, ठीक है, इन्होंने पंचायत की एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि भाई हमारी प्रॉब्लम, जो हम स्टेट में आते हैं महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, तो हमें जो है, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हमें भाई कर्नाटक के साथ जुड़ जाने दो, ठीक है। तभी से मुद्दा फ्लेयर अप हुआ। उसके बाद कर्नाटक सरकार जो है वो भी इस डिमांड को उठाने लगी कि भाई ठीक है, जो जात ताल्लुक वाला इलाका है ये हमें दे दो, ठीक है, हमारे कर्नाटक के अंदर में ले आओ, ठीक है। महाराष्ट्र इस बात को क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये बात तो बहुत पुरानी है, इन्होंने अभी लेटेस्ट ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 2012 के अंदर में ऐसा कोई रेजोल्यूशन हमने सुना था, बट वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी वर्तमान के अंदर में ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे नहीं आया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाल ही में 10 को पुराना विवाद फिर से भड़क गया, क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र के जो जट ताल्लुक है, ठीक है, उसके मुद्दे पर गंभीरता से ले रही है और अपना दावा जो है वो आगे बढ़ा रही है, ठीक है, जिससे कड़ी प्रतिक्रिया हुई है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, ठीक है। एक शब्दों का जो आपका युद्ध है वो दोनों राज्यों के बीच में छिड़ गया है। ये तो इमीडिएट था। कई बार क्या होता है ना कि बीमारी तो पुरानी होती है, ठीक है, लेकिन कोई रीसेंट चीज ऐसी होती है जो भड़का देती है। ग्रज तो बहुत पुराने चल रहे हैं, लेकिन कुछ हाल ही में ऐसा हो जाता है कि जो पुरानी दुश्मनी है ना वो दोबारा से भड़क जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है इस केस में भी, ठीक है। मुद्दा पुराना है, डेकेड ओल्ड से, लेकिन ये जो जट ताल्लुक की जो बात अभी हुई यहां पे की गई दोस्तों, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने, इससे मुद्दा भड़क गया। अब ये मुद्दा क्या था, थोड़ा सा इसमें भी डिटेल से देखते हैं। जो जाट ताल्लुक है जो दोस्तों, ये आपका सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। ये एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है और ये किसके अंदर में आता है? ये सांगली महाराष्ट्र के अंदर में आता है, ठीक है। तो यहां पर सीवियर ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज चलता है, ठीक है। रेन डेफिसिट एरिया है, तो पानी यहाँ बहुत कम होता है। ऐसा इंडिया जैसे नॉर्थ इंडिया में ना कि ट्यूबवेल कर दो पानी निकाल लो, यहाँ ऐसा नहीं है। ये प्लेटू वाला एरिया है, तो सरफेस जो है वो हार्ड है, रॉकी है, तो बोरवेल करना उतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर जो जट ताल्लुक था सांगली के अंदर में है, यहाँ के लोगों को सीवियर वाटर शॉर्टेज थी। इसको दूर करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या कर दिया दोस्तों? एक स्कीम इंप्लीमेंट कर दी, एक प्रोग्राम बना दिया कि यार लोग प्रॉब्लम में, समस्या में, चलो इनकी समस्या का समाधान करते हैं। 2021 में इन्होंने क्या किया, जो ये जट ताल्लुक है इसकी 40 ग्राम पंचायतों ने मिलकर, ठीक है, इस ड्रॉट प्रोन ताल्लुक के अंदर में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो कर्नाटक की में ही जुड़ जाते हैं, हम हैं महाराष्ट्र के निवासी, हम महाराष्ट्र की सरकार को हमारी जो है प्रॉब्लम को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, ठीक है। ये 40 पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किया। कब की बात कर रहे हैं हम दोस्तों? 2021 की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें तो कर्नाटक में चले जाने दो, कम से कम वो हमारी समस्या की तरफ ध्यान देके हमारी समस्याओं को सुलझाने का उन्होंने प्रयास तो किया है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो उससे भाई महाराष्ट्र की सरकार जो है वो कह रहे हैं हम कर्नाटका में जाना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा कि हमें महाराष्ट्र की सरकार हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है। बात समझ में आई? रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब रेजोल्यूशन पास कर दिया तो कर्नाटक की सरकार, जो अभी कर्नाटक के सीएम ने जो बयान दिया है, उनकी बात को जोर में लिया। उन्होंने इस मुद्दे को कहा है कि अब हम इस मुद्दे को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि 2021 में 40 ग्राम पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो कर्नाटक में मिलना चाहते हैं। बस इसी से जो 1956 से जो दर्द दबा के बैठा कर्नाटक, वो बाहर आ गया, महाराष्ट्र वो बाहर आ गया, ठीक है। और ये शब्दों का जो वॉर है ये दोनों के बीच में छिड़ गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों कि नहीं समझ में आ रही? फटाफट बता दीजिए मेरे को एक बार, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, जल्दी से। थोड़ा जल्दी करूंगा दोस्तों, क्योंकि सिस्टम का आज अपने का कोई भरोसा नहीं है भाई, ये कभी भी बैठ सकता है और बैठ गया तो अपनी क्लास बीच में रह जाएगी। बट अगर ऐसा हो जाए तो आप समझ जाना, मैं लेकिन पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। तुरंत आज पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करेंगे यार। पता नहीं क्या हो जा रहा है कि अपने आप हैंग हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है अपने आप सिस्टम, ठीक है।
एक कोई भी बटन प्रेस करता हूं तो उसके बटन प्रेस करने के बाद में 5 मिनट स्क्रीन गायब हो जाती है, उसके बाद फिर से दोबारा से चलाना पड़ता है। ठीक है, यही हो रहा है। तो एक बार मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, देखो मुद्दा पुराना है लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि सर विवाद भड़क गया है। तो जट ताल्लुक है सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महाराष्ट्र एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है भाई। ठीक है, यहां पर पीने की पानी की शॉर्टेज थी। 2021 के अंदर में कर्नाटक की सरकार ने दूसरे राज्य के डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए क्या की, एक स्कीम लॉन्च कर दी ताकि उनका पानी का प्रॉब्लम दूर हो सके। ठीक है, इससे क्या हुआ, वो खुश हो गए भाई, खुश तो होंगे ऑब्वियस ही बात है, लेकिन वो अपने राज्य की सरकार से खफा हो गए, है ना। तो इन 40 ग्राम पंचायतों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा कि भैया महाराज, जब तुम हम संभालने ही नहीं वाले हो, हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं देख रहे हो, तो एक काम करो, हमें कर्नाटक में चले जाने दो। ठीक है, तो इससे विवाद छिड़ गया। ठीक है, अब लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भैया एक काम करो, ये जो रेजोल्यूशन है ना, ऐसा नया कुछ हमारे सामने आया नहीं है, 2012 की बात है, बात बहुत पुरानी है। और जब तुम लेने देने की बात कर ही रहे हो ना, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट थे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें दे दिए गए थे। ठीक है, उसमें बेलगाम, ठीक है, और भी कई सारे हैं, मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो कह रहे वो भी दे दो हमारे, वो भी दे दो हमारे, तुम क्यों लेके बैठे हो। और मुद्दा अभी कहां है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके भी पुराने घाव हो गए। होता है ना कि जब एक बार कह दे कि ये चीज मेरी है, अरे लड़का लड़की की लड़ाई नहीं हो जाती है क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो उसने कह दिया कि ये दे दे मेरी, अच्छा ये तो ले जा, लेकिन अब तू भी मेरी दे दे। ठीक है, तू भी मेरी दे दे भाई, वो चीज़ भी थी मेरी, वो चीज़ भी थी, मैंने वो दिया था तेरे को और मैंने वो दिया था, याद कर मैंने उस दिन तेरे को गोलगप्पे खिलाए थे 10 रुपए के, वो भी दे दे मेरे वापस। ठीक है, हुई ऐसी लड़ाई, छोटे तब तो होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे लड़ाई जो है वो छिड़ गई है भाई। अब बात करते हैं यार इस विवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। देखो दोस्तों, जो पहले बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी ना, पहले, अभी तो महाराष्ट्र बन गया है, महाराष्ट्र और कर्नाटक बन गया उसमें से, बट अर्लियर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ना, ठीक है, वो एक मल्टीलिंगुअल प्रोविंस था। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी था, उसमें कई भाषाएं बोलने वाले थे। ठीक है, तो उसी में से काट के हमने आज का प्रेजेंट डे कर्नाटक भी बनाया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो आज के वर्तमान के आप जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, जैसे बीजापुर हो गया, बेलगाम हो गया, ठीक है, धारवाड़ हो गया, उत्तरा कन्नड़ हो गया, ठीक है, पहले इसका नाम था नॉर्थ कन्नड़ा, है ना। तो ये पहले किसके भाग होते थे, पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भाग होते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो। आज जो कर्नाटक के भाग है, कौन से भाई, कर्नाटक के भाग कौन से, आज बीजापुर। ठीक है, पहले भी कर्नाटक नहीं होता था, पहले मैसूर होता था, याद है मैसूर, इधर मैसूर होता था, ऊपर बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस होता था, ऐसे होता था। तो इन्होंने जो पुराना बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ना, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो इनके 4 डिस्ट्रिक्ट थे जो बॉम्बे के अंदर आते थे, बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़। ये उठा के किसको दे दिए, कर्नाटक को। समझ में आई बात, ये किसको दे दिए, कर्नाटक को। इन्होंने कहा कि यहां पर तो कन्नड़ स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो ये कर्नाटक में चला जाना चाहिए। जो बेलागवी है उसी को बेलगाम और बेलागवी एक ही बात है। ठीक है, जो बेलागवी है ये रीजन एट द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, जो मैंने अभी दिखाया भी आपको। ठीक है, बिल्कुल दोनों, देखो यहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, बेलागवी कह दो या बेलागाम कह दो, एक ही बात है, ये यहाँ पे पड़ता है। इट इज द रीजन एट द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, इट कंप्राइजेस बोथ कन्नड़ा एंड मराठी स्पीकर। इनके अंदर दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, आपके मराठी स्पीकिंग भी रहते हैं और कन्नड़ स्पीकिंग लोग भी जो हैं वो भी रहते हैं। 1948 के अंदर में जो बेलगाम म्युनिसिपैलिटी है, उसने रिक्वेस्ट किया that district having a predominantly Marathi speaking population be incorporated into the proposed Maharashtra state। 1948 में जो बेलगाम के अंदर म्युनिसिपैलिटी है, इसके अंदर में मराठी स्पीकिंग लोग भी थे जो मराठी बोलते थे। जब बंटवारा हुआ तो उसको कर्नाटक में दे दिया गया, क्योंकि कहा गया कि भैया वहाँ पे तो कर्नाटका कन्नड़ स्पीकिंग पीपल है। लेकिन 1948 में जो बेलगाम म्युनिसिपैलिटी है, बेलगाम म्युनिसिपैलिटी है, उन्होंने अनुरोध किया कि यार वो क्षेत्र जहाँ मराठी भाषा बोलने वाली आबादी रहती है उसको महाराष्ट्र में दे दो। लेकिन ये 1948 की बात है, जब 1956 के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया, तो ये भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये किसके आधार पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस। इसने क्या किया, जो बेलगाम है इसको मैसूर का पार्ट बना दिया। उस समय मैसूर स्टेट था, मैसूर का नाम बदल के 1973 के अंदर में क्या पड़ा है दोस्तों, कर्नाटका। क्या पड़ा नाम, कर्नाटका।
1957 के अंदर 56 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर में बेलगाम को किसको दे दिया गया दोस्तों, मैसूर। मैसूर आज किस नाम से जाना था, कर्नाटक। उसके बाद में 1957 के अंदर में ये जो हुआ उससे महाराष्ट्र यार बड़ा नाराज हुआ, ठीक है। इससे महाराष्ट्र कहा कि गलत चीज है, ठीक है। इसीलिए महाराष्ट्र डिमांडेड रीअलाइनमेंट इट्स बॉर्डर विद द कर्नाटका। इसलिए महाराष्ट्र ने 1957 में मांग की कि यार हमारी सीमा का दोबारा पुनर्गठन करो, आपने बेलगाम या बेलगावी जो है उसको वहां पे क्यों दे दिया। तो दोबारा से यहां पे बात उठी कि नहीं भाई दोबारा से जो है यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन करो। और महाराष्ट्र ने सेक्शन नंबर 21(2)(b को इन्वोक कर दिया ऑफ द एक्ट, सबमिटिंग अ पिटीशन टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्टेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव टू द मराठी स्पीकिंग एरियाज बीइंग इंक्लूडेड इन द कर्नाटका। उन्होंने कहा यूनियन होम मिनिस्ट्री को जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसका सेक्शन 21(2)(b का हवाला देते हुए उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री को कहा कि भैया हमारा मराठी स्पीकिंग एरिया जो बेलगाम है वो किसको दे दिया, आपने दे दिया कर्नाटक को। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो बाउंड्री है दोनों राज्यों के बीच में उसका रीअलाइनमेंट किया जाए, उसका दोबारा से पुनर्गठन किया जाए, है ना। तो ये बात होगी। मामला यहां रुका नहीं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 2004 में मामला जो है वो कहां चला गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। इट फाइल्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2004 स्टेटिंग अ क्लेम ओवर द बेलागवी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो बेलगावी है इसके ऊपर उन्होंने क्लेम ठोकते हुए कहा 2004 में चलो सुप्रीम कोर्ट में। इट क्लेम 814, ये महाराष्ट्र का कहना है कि 814 विलेजेस जो है एंड द 3 अर्बन सेटलमेंट ऑफ बेलगावी, कारवार और आपका निपानी एज अ पार्ट ऑफ इट्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी बिफोर इंडिपेंडेंस। महाराष्ट्र ने कहा कि ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भाग थे तो ये हमें वापस चाहिए। कुल मिला के कितने 814 गांव और 3 अर्बन सेटलमेंट, 3 शहरी बस्तियां, और इन बस्तियों में कौन सा था, बेलगावी था, कारवार था और निपानी था। तो ये बोले कि हमें भी दे दो। मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो खामखा की बात शुरू कर दी ना कर्नाटक ने जट तल्लुक जो था उसके अंदर सांगली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, है ना। तो उसके 40 गांवों ने रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कर्नाटका में भेज दो, जब आप हमारी पानी की समस्या दूर नहीं कर सकते तो भेज दो। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोले कि नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस मैटर वेरी सीरियसली, हम सीरियसली देख रहे हैं उसको, ठीक है। और उससे महाराष्ट्र की सरकार अब भड़क गई है, कह रही है ऐसा कोई रेजोल्यूशन तो था नहीं, लेकिन जब लेने देने वाली बात उठ ही रही है तो एक काम करो, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ना उसके भाग हुआ करते थे 4 डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर होता था, ठीक है, उसके अलावा बेलगाम होता था, ठीक है, उसके अलावा और भी होते थे 2, ठीक है। अब वो भी दे दो हमारे, है ना, वो भी तो हमारे थे, वो भी दे दो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था हमारा उसके तहत में ये सारा एरिया आपने किसको दे दिया, कर्नाटक को दे दिया और महाराष्ट्र को ठेंगा दिखा दिया। अब महाराष्ट्र इस बात से खुश नहीं था और 1957 में उन्होंने दोबारा डिमांड की कि भाई हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना है। उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 21(b) जो है उसको दोबारा इन्वोक किया और कहा कि यूनियन गवर्नमेंट से कि भाई नहीं दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन कराओ, यहाँ ठीक नहीं है। और महाराष्ट्र ने तब डिमांड की कि 814 गांव और 3 अर्बन एरिया जिसमें बेलगावी का एरिया था, कारवार और निपानी का एरिया था, इसको दोबारा से किस में लेके आओ, महाराष्ट्र के अंदर लेके आओ। और जब ये बात नहीं सुलझी, ठीक है, तो ये लेके मामला किस में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी डाल दी। हालांकि इससे पहले भी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी एक 1 मेंबर कमीशन इसके ऊपर बनाया है, ठीक है, उन्होंने भी अपनी सिफारिश दी थी, तो वो सिफारिश भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये कहानी थी पूरी की पूरी, अगर आपको समझ में आई तो फटाफट से आप एक बार बता दीजिए मुझे ओके की रिपोर्ट है नहीं है। अब देखो मुद्दे पे पॉलिटिक्स तो होती है यार, किसी भी, ठीक है, इन मुद्दों पे पॉलिटिक्स तो होती है, तो इस मुद्दे के आसपास भी पॉलिटिक्स हो गई। महाराष्ट्र के अंदर में ना एक समिति बन गई है महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, महाराष्ट्र एकीकरण समिति 1948 में बनी और ये तब से लेकर आज तक फाइट कर रही है कि जो 800 गांव है ना ये कर्नाटक से निकाल के किस में मिला दिए जाए, महाराष्ट्र में। ये इनका मतलब पॉलिटिकल स्टंट है। तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति दे आर फाइटिंग सिंस 1948 फॉर द मर्जर ऑफ दीज 800 विलेजेस टू द कर्नाटक फ्रॉम कर्नाटका टू द महाराष्ट्र अगेन फ्रॉम 2006। अब 2006 से कर्नाटक क्या करने लग गया है दोस्तों, कर्नाटक स्टार्टेड होल्डिंग द विंटर सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन बेलगावी ठीक है, वैसे तो कर्नाटक कहाँ करता है, बेंगलुरु के अंदर करता है, अपनी कैपिटल है, लेकिन जो विंटर सेशन है, सर्दियों का जो सेशन है, वो कहाँ पे करने लग गया है, कर्नाटक ने स्टार्ट कर दिया बेलगावी के अंदर में करना। बिल्डिंग अ मैसिव सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन द लाइन्स ऑफ विधानसभा इन बेंगलुरु टू रीअसर्ट इट्स क्लेम। जैसे बेंगलोर के अंदर में विधानसभा है ना, ऐसे ही जो अभी का विंटर का सेशन है ये इन्होंने बेलगावी में लेना स्टार्ट कर दिया। एक बड़ा मैसिव सेक्रेटेरिएट बनवा दिया यहाँ पे भी और वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ताकि अपने क्लेम को और ज़्यादा वो क्या कर सके, मजबूती दे सके।
तो और मुद्दा जो है वो गर्म है, भड़क रहा है, ठीक है। ये हो रही है इसके ऊपर पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं कमीशन, जो मैंने बताया था 1 मेंबर कमीशन बना था, महाजन कमीशन उसको नाम दिया गया था। 1966 के अंदर में महाराष्ट्र जब अपील कर ही रहा था, ठीक है, केंद्र सरकार से उसने कहा था कि भाई मैं खुश नहीं हूँ। 1967 में ही कह दिया था उसने तो कि भाई अपनी बात तो बने। 1957 में ही कह दिया था कि अपनी बात नहीं बनेगी। लगातार वो बात करता रहा, लेकिन 1966 में उस समय महाराष्ट्र के दबाव के ऊपर जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक 1 मेंबर कमीशन बनाया। और इस 1 मेंबर कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मेहरचंद महाजन, ठीक है। उस समय ये भारत के तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आज भी हैं, तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इनकी अध्यक्षता में कमीशन बन गया। ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी 1967 के अंदर। इन्होंने कहा कि भाई 264, 800 तो नहीं, महाराष्ट्र कितनी मांग रहा है? 814। इन 814 तो नहीं, लेकिन 264 विलेज जो है वो महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिए जाएं, ठीक है। एंड बेलगाम एंड 247 विलेज रिमेन्स विद इन द कर्नाटका। और बाकी जो 247 गांव है और जो बेलगाम की बात हो रही है, ठीक है, बेलगांव की बात हो रही है, वो कर्नाटक में रहने दो, बेलगावी को कर्नाटक में रहने दो। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उस कमीशन ने कहा कि जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, और कासरगोड डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? केरल में, वो किसको दे दो? वो कर्नाटक को दे दो। ये बात और कह दी। महाराष्ट्र मांग रहा था अपने गांव, लेकिन महाराष्ट्र का सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, कह दिया कि ये किसको दे दो फिर आप, ये भी किसको जाएगा? ये कर्नाटक को जाएगा। तो वो मेंबर की जो रिकमेंडेशन थी वो सारी की सारी इंप्लीमेंट की नहीं गई। 1960 में फिर से एक 4 मेंबर कमेटी बनाई गई दोस्तों, दोनों स्टेट ने मिलके, ठीक है, बट इट कुडंट अराइव एट अ कंसेंसस एंड रिप्रेजेंटेटिव सबमिट रिपोर्ट्स टू देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। एक कंसेंसस बन ही नहीं पाई। 4 मेंबर कमेटी थी, दोनों राज्यों ने मिलकर बनाई थी, बट बातचीत बन पाई नहीं इसके ऊपर। समझ में आ रही बात आपको दोस्तों? महाजन कमेटी इसके ऊपर बनी, इंदिरा गांधी जी ने बनवाई थी। एक मेंबर जो है मेहरचंद महाजन, जो उस समय हमारे भारत के चीफ जस्टिस बने, 3rd चीफ जस्टिस इंडिया। तो उन्होंने कहा कि काम करो यार, जो 800 गांव की बात हो रही है उसमें से काम कर लो आप, उसमें से 200 कितने हैं, उसमें से 264 गांव महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, कर दो। बाकी जो बेलगांव वाला रीजन है वो कर्नाटक के पास ही रहने दो, बट सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है और कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो केरल का है वो किसको दे दो आप? महाराष्ट्र को दे दो। ये बात यहाँ पे हुई थी। ये मुख्यतः किसके आधार पर होता है दोस्तों? ये डिवीजन भाषा के आधार पर होता है ना। अब मुद्दा आता है दोस्तों, आपको समझ में आना भी चाहिए, और वैसे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी एक क्यूरियोसिटी भी जगनी चाहिए कि सर ये बंटवारा जो हुआ था, ठीक है, 1947 के बाद में किन लाइंस के ऊपर हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा चैप्टर है दोस्तों, लक्ष्मीकांत जी की जो किताब है इंडियन पॉलिटी, उसमें। तो मेरे हिसाब से ना आप सबको ना उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, और नहीं भी पढ़ पाओ पूरा चैप्टर तो कुछ कुछ बातें जरूर पढ़ लो। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया कैसे हुआ था, कब हुआ था? इसमें खैर बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन हुए थे, ठीक है, बट समय समय पे करंट अफेयर में वो आते ही रहते हैं। बट एस.के. धार कमेटी, जेवीपी कमेटी और फाजिल अली कमीशन, ये तीनों के तीनों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही बने थे। ये 3 कमीशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कमीशन एंड कमेटियों से सवाल जो है वो आ जाते हैं। भारत के राज्यों का पुनर्गठन, एस.के. धर समिति, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, तीनों के तीनों आयोग और कमेटी जो थी दोस्तों, ये किस पे बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बनी थी, कि कैसे राज्यों का बंटवारा होगा, भारत के अंदर में से कौन कौन से राज्य कैसे बनेंगे। अब दोस्तों प्रीलिम्स में सर आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये तो सर आपको करना है, खुद से करना है, और मैं देख रहा हूं कई दिनों से कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। एक लड़की है, वो उन्होंने मुझे मेल भी किया था रिलेटेड सर्च का। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो दोस्तों, और अगर आप सेंड करते हो मुझे, तो डेफिनेटली आई विल सेंड टू द ग्रुप, ठीक है। अगर आप कोई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो सबके काम आ सकती है वो चीज़ें। परंतु एक बात ध्यान रखना है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। कभी आप नोट्स बनाने लग जाओ दूसरों के लिए बैठ के और आपको बहुत समय लग जाए, तो आपको काम ऐसा करना है कि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। हाँ, मदद करना चाहते हो आप कर दो, लेकिन आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, पढ़ना ज़रूर है सबको, ये सबको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसी के साथ प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, देखो महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर का विवाद है क्या, पहली बात तो, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत होते हैं। हमने रिसेंटली ही पढ़ा है किसके बारे में दोस्तों, थोड़े दिन पहले असम और मेघालय गोली चल गई थी ना, गोली चल गई ठाए, तो असम और मेघालय के बीच में हुआ था। इसी प्रकार असम और मणिपुर के बीच में होता है, इसी प्रकार असम और नागालैंड के बीच में रहा है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में रहा है। तो वो डिबेट क्या है, ठीक है, वो इशू क्या है, अभी थोड़े दिन पहले इस पर एक डिस्कशन हुआ था हमारा। साथ साथ में बच्चों इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है और जोनल काउंसिल क्या होती है।
तो ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर द प्रीलिम स्पेसिफिक। ये प्री में सवाल पूछा सकता है। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 266 एंड जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी एक्ट, पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास करके भारत को 6 जोन्स में बांटा गया था। याद है? अरे याद है कि नहीं है दोस्तों? थोड़े दिन पहले पढ़ाया था यार। गाइस प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सर फेल्ट हैप्पी लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक एज आई एम फ्रॉम कर्नाटका। अच्छा अमूल्य, ये कर्नाटक का ही टॉपिक है, ठीक है, चलिए। अच्छा ऐसा अच्छा लगता है वैसे जब अपने स्टेट की बात होती है ना, पढ़ते हो। अब आपको पता चला जब हरियाणा की बात आती है तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि श्री हरियाणा, अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है वो, और अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद जो है ये क्या होती हैं? ये प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल दे रहा हूं दोस्तों, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, टफ सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इन 1950। 1950 के अंदर हमने आज़ादी के बाद में जब हमारे राज्यों का हमने डिवीज़न राज्य बना लिए थे, अलग अलग स्टेट्स बना लिए थे, मैंने बताया था 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, तो उसको कह रहा है कि हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आपको ये देखना है क्या ये 4 पार्ट सही है, ठीक है। पार्ट ए में कह रहा है कि स्टेट कंप्राइज 9 ईस्ट वाइल गवर्नर प्रोविंस, कह रहा है जो पहले गवर्नर के अंडर में आते थे ना वो 9 जो राज्य हैं वो इसके अंदर में आते थे। पार्ट बी के अंदर हमने वो स्टेट रखे थे, ये भी 9 राज्य थे, 9 ईस्टवाइल प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, जिनके पास खुद की क्या थी, विधानसभा थी, ठीक है। पार्ट सी के अंदर स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द ईस्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द ईस्टवाइल प्रिंसली स्टेट। पार्ट डी जो है इट स्टेट कंप्राइजेस द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओनली। पार्ट डी में सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड था। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। क्या ये चारों पार्टों में सही बात बोली है या चारों के चारों पार्ट में जो हमने वर्णन किया है वो गलत है, ठीक है। फटाफट बताओ दोस्तों, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। लाइक जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तीनों के तीनों डी इज द करेक्ट आंसर, चारों स्टेटमेंट सही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है लक्ष्मीकांत जी की किताब से ना, एक बार वो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए उसको। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, डी इज द सही जवाब है। और मेंस का देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVVM, ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी सवाल है मेंस का ये दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट हैव रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल रेपरकशन। अंतरराज्यीय जो सीमा विवाद होते हैं ना, ठीक है, इनके क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होते हैं। ये जो विवाद है मान लो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, क्षेत्रीय तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है उस क्षेत्र के अंदर में जो लोग हैं या जो स्टेट्स हैं उनको प्रभावित कर ही रहा होगा। इसका राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ सकता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकता है ना। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में बात करूं तो ये बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस राज्यों के साथ हमारे आपस में विवाद हैं वो सबके सब सीमा पे लगते हैं भाई, है ना। और जिनके साथ सीमा लगती है वो भी हमारे कोई खास दोस्त है नहीं, चाइना उधर ही नजरें जमा के बैठा है। तो कह रहा है कि इसमें प्रकाश इस प्रकाश में हाल ही में जो असम मेघालय के अंदर सीमा विवाद था, मैंने इसको महाराष्ट्र कर्नाटक का नहीं रखा, मैंने रखा असम और मेघालय का जो सीमा विवाद था उसके निहितार्थ की जांच करें और भारत के इस तरह के संघर्ष को निपटाने के उपाय सुझाएं।
मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। इस प्रकार के उपाय क्या होते हैं दोस्तों, राज्यों को मिला के बिठा के बात करो। इंटरस्टेट काउंसिल हमने बना रखी है इसी के लिए, जोनल काउंसिल हमने बना रखी है, हमें इसके लिए हम ज्वाइंट कमेटी बिठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम इनके लिए स्पीडी रेजोल्यूशन प्रक्रियाएं जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी डिस्कस्ड। तो बट ये हो गया मेरे समाधान, लेकिन आपको बताना है कि इनके क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव किस प्रकार से हो सकते हैं, उस पर आपको प्रकाश डालना है। थोड़े दिन पहले ही हमने इसके ऊपर में क्या किया था दोस्तों, डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, रिसेंटली मैं आपको न्यूज दिखाना चाहूंगा। केरला के अंदर में, ठीक है, केरला के अंदर में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन की एक टीम बनाई गई थी फॉरेस्ट ऑफिशियल की। 8 मेंबर एक टीम थी, तो उसमें से 4 मेंबर की जो टीम थी, एक टीम, उसको वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चुना है कि भैया इनको हम अवार्ड देंगे। हुआ क्या था, कुछ समय पहले केरला के अंदर में ना एक वाइल्ड एलिफेंट के नीचे, पैर के नीचे आके एक वृद्ध आदमी की, 60 साल के आदमी की क्या कहते जान चली गई थी। तो तभी इन लोगों ने सोचा कि यार नहीं, एक संस्था थी उसने सोचा कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पशुओं को मार दें, ठीक है, क्योंकि पशुओं को भी डाइवर्सिटी है, हमें कोहैबिटेट करना पड़ेगा उनके साथ में, ठीक है। तो कैसे हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। आदमियों के बीच में और पशुओं के बीच में जो ये विवाद है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली हमारे रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इनका हैबिटेट को हम फ्रेगमेंट करते जा रहे हैं। पहले मान लो इतना बड़ा जंगल था, इतना बड़ा जंगल था इन पशुओं के लिए, हमने बीच में से क्या कर दिया, रोड निकाल दिया। अब आप सोच रहे हो सर रोड ही तो निकाला है, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे फर्क पड़ता है यार, ठीक है। ये रोड जो निकल गया ना, इसके बाद ज्यादातर जानवर जो इधर है वो इधर ही रहेंगे और जो इधर है वो इधर रहेंगे। आपने इतने बड़े एरिया को 2 हिस्सों में फ्रेगमेंट कर दिया है, नहीं होगा ऐसा। अब मान के चलो एक हाथी और हथनी थी, आपस में सेटिंग थी दोनों की। अब हथनी एक दिन इधर थी, आपने रोड बना दिया, हाथी इधर चला गया। अब ये याद रखियो तो ये दोनों बिछड़ जाएंगे अब ये, ठीक है। अगर मान लो शादी हो रखी होगी दोनों की, तो बच्चे बेचारे हथनी कैसे पालेगी उसको, है ना। तो ऐसे क्या हो रहा है दोस्तों, ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से दिक्कत हो। और एनिमल जो होते हैं, दे आर, सम एनिमल्स आर वेरी लॉयल टू द पार्टनर, वो अपने पार्टनर के प्रति बड़े लॉयल होते हैं, ठीक है। तो एक बार वो बिछड़ गए तो फिर वो प्राण त्याग देते हैं अपने, खाते नहीं पीते नहीं, ठीक है, परेशान हो जाते हैं, सेटिंग उधर रह गई मेरी, या भाई आदमी उसका उधर चला गया, है ना, काइंड ऑफ। समझिए इस बात को। मुझे पता है आपको इस पे हंसी आएगी, अरे सर जी क्या कह रहे हो, हा सर क्या, अरे ऐसा होता है यार, पशुओं की भी एक फीलिंग होती है, समझो, ठीक है। फिर आपने इधर कोई डैम बना दिया, आपने बोला नहीं भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम तो इधर, है ना, वो और छोटा कर दिया। तो इस प्रकार से हम इनके हैबिटेट को बार बार फ्रेगमेंट करते जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा क्या है दोस्तों, कारण होता है। हम इनके आवास के अंदर में घुसते ही जा रहे हैं, घुसते ही जा रहे हैं, तो इनकी वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो उस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो उसकी ऊपर जो है एक बहुत अच्छा यहाँ पे काम हुआ है। और ये जो टीम है केरला के अंदर, तो इसको अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसने अवार्ड के लिए चुना है। चलिए बात कर लेते हैं जीएस पेपर 3 से, क्योंकि कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज हैं। 8 मेंबर की एक टीम हुई है, ठीक है। कहां से दोस्तों, ये थे आपके चिन्नाकनल से, ठीक है। कहां से थे, चिन्नाकनल। तो 8 मेंबर की जो टीम है चिन्नाकनल से, ये किसके अंदर आता है दोस्तों, ये मुन्नार फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है। तो इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है किसके अंदर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर में। और इसी के लिए इनकी इस एफर्ट की पहचान करते हुए इनको दोस्तों सम्मानित किया गया है किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के 8 मेंबर की एक टीम, ठीक है, जो कहां से बिलोंग करती थी, चिन्नाकुनल से। और ये मुन्नार फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है, केरला के अंदर आता है। इन्होंने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए बहुत तगड़ा काम किया है। Taking note of its contribution in the mitigation man-animal conflict, as well as ensuring the protection of wild elephants over the past 8 months, the Wildlife Trust of India has selected the team for its award this year. एक तो काम किया मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दिया। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आदमियों को बचाया, इन्होंने हाथियों को बचाया। वहां के एलिफेंट कंजर्वेशन में पिछले 8 महीने में जो इन्होंने काम किया बहुत सराहनीय है। और इसीलिए ठीक है, इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए, इनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने देखा है कि इनकी द्वारा जो टाइमली इंटरवेंशन जो किए गए हैं उनने बहुत लोगों की जान बचाई है और बहुत पशुओं की जान बचाई है। ऐसे ही अवार्ड नहीं दिया गया इनको, लेकिन इन्होंने जो कदम उठाए हैं, इनके जो टाइमली कदम, जो समय पे रहते हैं इन्होंने कदम उठाए हैं, उनसे बहुत सारे जानवर और लोगों की जान बची है। और इसीलिए इनको ये जो है इनाम, इस प्रकार का रिकॉग्निशन अवार्ड जो है मिल रहा है। Forest Department has taken care to mitigate man-animal conflict in the Chinnakunal region after 60-year-old man was trampled to the death
बाय अ वाइल्ड एलिफेंट एट द, कहां पर दोस्तों, सिंकू कांदम। तो ये कह रहा है कि जो यहां पर ना आपका सिंकू कुकंदम के अंदर में बेसिकली एक आदमी था, 60 साल का आदमी था, तो वो हाथी के पैरों के नीचे कुचल के मारा गया। तो उसके बाद में इन्होंने ये काम करने की सोची है। इट वॉज इन दिस बैकड्रॉप दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूट द 8 मेंबर कमेटी, और इसी के बाद में जो फॉरेस्ट मेंबर थे उन्होंने 8 मेंबर कमेटी बनाई, एंड दिस 8 मेंबर कमेटी इज डूइंग रियली वेल। ठीक है, ये 8 मेंबर कमेटी जो है दोस्तों वो बहुत ही क्या कर रही है, तगड़ा काम कर रही है, गर्दा मचा रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, मुद्दा ये है कि केरला की एक 8 मेंबर टीम थी जो वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई थी। मुन्नार फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर में आता है चिनाकुनल। तो वहां पर ये 8 मेंबर कमेटी ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। ठीक है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया है। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने जो वहां के वाइल्ड एनिमल थे, जो एलिफेंट थे स्पेशली, उनको प्रोटेक्ट किया है इन्होंने। तो वो जो आउटस्टैंडिंग काम किया है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहचान की इनकी और कहा कि भाई इनको हम अवार्ड देंगे, इनको हम अवार्ड देंगे। और वो अवार्ड जो है इनको दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इन्होंने ऐसा करने की क्यों ठानी दोस्तों? इन्होंने ऐसा इसीलिए किया दोस्तों क्योंकि इसी रीजन के अंदर में, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसकी 60 साल का आदमी था, तो वो हाथी के नीचे, पैर के नीचे आके उसकी जान चली गई थी। तब उन्होंने ऐसा लगा कि यार अब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वरना गुस्से में आके लोग जो हैं वो हाथियों को मारेंगे। अब ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? मान लो आदमियों की लगातार जान चली जाए तो लोग भी तो गुस्सा में आ जाते हैं ना, फिर वो क्या करेंगे, वो जंगली जानवरों को हर्ट करते हैं, ठीक है, उनको मारेंगे। और हमारे पास तो बड़े हथियार हैं, हम तो दूर से ही गोली मार देंगे या जहर रख देंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं ना। तो फिर उसी के लिए फॉरेस्ट गार्ड ने सोचा यार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोचा यार कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक टीम बना दी और इस 8 मेंबर की इस टीम ने बहुत तगड़ा काम किया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या है, ठीक है, किस प्रकार की कमेटी है, क्या करती है क्या नहीं दोस्तों। तो हमने इसको 1998 के अंदर इसको बनाया गया था दोस्तों, क्योंकि उस समय हमारी इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड हैबिटेट थे उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। उन समस्याओं से लड़ने के लिए हमने इसका निर्माण किया था। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का गठन 1998 में भारत के वन्यजीव और जंगली आवासों के सामने आने वाले कई संकटों के जवाब में हमने किया था। अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स सेट आउट ऑन अ मिशन टू सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है, उस समय पर्यावरण को बचाने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। विजन क्या था दोस्तों? सिक्योर नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। मोटो था इन सर्विस ऑफ द नेचर। मिशन क्या था इसका? टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स। उद्देश्य था कि समुदाय और सरकारों के साथ साझेदारी करते हुए वन्यजीव और उनके आवासों का संरक्षण करना, यही इसका उद्देश्य है। अब आप कहोगे सर ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? आदमी, एक इस पे एक पिक्चर देखी थी मैंने कल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, और इस पिक्चर कल ही देखी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी मेरे को। शेरदिल पिक्चर है एक, ठीक है, शेरदिल करके है, पीलीभीत जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास में है ना, तो वहाँ पर एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर में एक वो बनी है। अगर आप लोग बोलोगे, ठीक है, तो अपना जो पर्सनल चैनल है उसके ऊपर मैं वो स्टोरी डिस्कस कर दूंगा। अगर आप कहोगे तो एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर में। मुझे मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग लगी, ठीक है, हमें बहुत आउटस्टैंडिंग लगी, तो वो मैं बता दूंगा। अरे यार रुक जाओ, ठीक है, ज्योग्राफी की बार बार तुम कह दोगे तो मैं करूँगा थोड़ी ना। जो चीज़ जब जिस समय पे होनी होगी ना वो वहीं होगी, उसी समय पे स्टार्ट होगी। तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारे कहने से समय नहीं बदलेगा। जिस दिन मुझे करना है मैं उसी दिन कर पाऊँगा, उसी दिन मैं स्टार्ट करूँगा। अब कहते रहो कोई फ़ायदा नहीं है, खाम का आपस में यहाँ पे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हो, कुछ कह रहे हो। यहाँ पे एक बटन है, मैं दबा दूंगा, ब्लॉक हो जाओगे, एक भी कमेंट नहीं आएगी आपकी। ये चाहते हो? क्यों chaos क्रिएट कर रहे हो? डेलिबरेटली जब मैं बोल चुका हूँ, समय आएगा जब सब हो जाएगा। अभी तुम ज्योग्राफी हल्ला मचा रहे हो, एनसीईआरटी। जिस दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ाने जाऊँगा ना, वहाँ पे 10 बच्चे आएंगे, आप में से 10 बच्चे आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं कर दूंगा कल से, लेकिन आएंगे नहीं वहाँ पे। जब पढ़ाता हूँ वहाँ पे नहीं आते, वहाँ पे भी बकवास करते रहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, ये वो। पढ़ना नहीं चाहते यार। देखो, नहीं पढ़ना चाहते तो मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता यार। तो जब आप पढ़ाया जाता है तो वहाँ तो बकवास करते हो, और अब नहीं कर रहे तो यहाँ पे भी बकवास कर रहे हो। ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब मैंने सोच रखा है, जो मेरे दिमाग में है, मैं तभी करूँगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे अभी chaos मचा रहे हो यार आपस में? कर दूंगा मैं, जल्दी होने वाला है। जल्दी का मतलब इस हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा। अब इतना सब्र है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करूँ? फिर नहीं हो तो फिर मत, फिर तो यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
बार बार यार उसको, मेरे को तो खैर मैंने तो इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी देर में आप ही लोगों किसी की मच जाएगी यहाँ पे लड़ाई, और मुझे मजबूर होके फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो करेंगे इस प्रकार की बातें ब्लॉक करना पड़ेगा। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है ये सोच के देखो आप, ठीक है यार। इसके ऊपर मैंने बताई ना शेरदिल पिक्चर है, ठीक है, उसको एक बार जाके देखिए। ये देखो आशुतोष बावड़ा ही हो गया है। अरे बता तो दिया भाई, बता तो दिया तुम्हें। थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर हो रही हैं चीजें, हो जाएगा जल्दी, आ जाएगा, बस आ जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर है, मैं जो बात कर रहा हूं वो तो करनी नहीं है, ज्योग्राफी ये। अरे रुक जाओ यार, कैद ही करा दूंगा, फिर भी यार समझा भी करो यार, हो जाएगी, करा दूंगा। बाकी लोगों के गले में पड़ते हो तुम ऐसे, बाकियों ने पता नहीं क्या क्या करा के बीच में छोड़ रखा है, मेरे तुम ऐसे सर पे चढ़ रखे हो यार, ठीक है। जिसका क्वेश्चन है यार प्लीज एक बार, अभी तो कोई ये पढ़ने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे। आज एमसीक्यू का टेस्ट नहीं है सुमित सर के स्टूडेंट। अरे इन सब का एक टाइम सेट करना है एक्चुअली यार। देखो सुनो, मैं समस्या बता देता हूँ, अब सुन लो तुम फाइनली। जिनकी जो समस्या है ना एमसीक्यू सुन लो, ठीक है। क्या हो रखा है कि हम एक टीम लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैं उस टीम के साथ में लगा पड़ा हूँ। टीम आज कल हमें लॉन्च करनी थी, पर क्या होता है ना, सबके अपने अपने थोड़े थोड़े काम आ जाते हैं, तो आज कोई अवेलेबल नहीं है। तो अभी डिसाइड हुआ है 3 तारीख का, तो 3 तारीख को हम लॉन्च कर रहे हैं टीम को। और जब टीम लॉन्च करेंगे ना तो टाइम टेबल अलग बनेगा, ठीक है। तो उस समय टाइम टेबल अलग होगा। अब मान लो मैं वहाँ पे अभी क्लास कर रहा था 8:30 बजे, तो वो उस समय पे शायद होना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बार बार समय बदलने से अच्छा क्या है, मेरे चैनल पे तो मैं कभी भी क्लास कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं समय नहीं बदल सकता दूसरे चैनल पे जहाँ मैं हिंदी वाली पढ़ा रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार हो जाए तो बेटर रहे, तो ये लोग आ जाएं, लॉन्च हो जाए, टाइम टेबल बन जाए, उसके बाद हो जाए। और उसमें अंदर ऑलरेडी है ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये है, थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 दिन सब्र कर लो। तो ये जो बताना, अगर इस पिक्चर के बारे में तुम जानना चाहते हो थोड़ा सा, तो मैं बताऊंगा आपको। कल ही मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एंड कन्फ्लिक्ट जो है, इट रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन वाइल्ड एनिमल एंड पीपल एंड रिजल्टेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द पीपल, ऑन देयर रिसोर्सेज, ऑन द वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। कह रहा है कि मानव और वन्य संघर्ष का मतलब क्या होता है कि जंगली जानवर और लोगों के बीच में परस्पर क्रिया होना। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों या उनके संसाधनों का ह्रास होता है, खराब होते हैं, और जंगली जानवर जो हैं उनके आवास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। अब मान के चलो भाई, जंगल के अंदर में, जंगल में एनक्रोचमेंट करने लग जाओ आप, जंगल को, हैबिटेट को आप क्या करो, फ्रेगमेंट करने लगो। ऐसे मैंने बताया था ना, पहले इतना बड़ा एरिया था, तुमने बीच में से रोड निकाल दिया, है ना। तो अब क्या होंगे भाई, ये जो लोग जानवर हैं ये क्या करेंगे, ये इधर भागेंगे। अब इधर मान लो ह्यूमन सेटलमेंट है, तो ये जानवर किसके कॉन्टेक्ट में, भाई ये थोड़ी ना आने चाहते हैं तुम्हारे में, लेकिन तुम इनके में घुस रहे हो, तो ये भी तो कहीं जाएंगे। अरे ये भी तो कहीं जाएंगे ना, तो ये इधर से बाहर आएंगे, इधर तुम मिलोगे, आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, आपकी फसलें होंगी, तो हो सकता है आपकी फसलों को, ये आना नहीं चाहते भाई आपके पास, ये आना चाहते ही नहीं, तो कहते हैं हमें जंगल में छोड़ दो। लेकिन आप जंगल में घुसे जा रहे हो, तो फिर इनको बाहर निकल के आना पड़ रहा है, और जब ये बाहर आते हैं तो आपकी फसलें खराब होती हैं, ठीक है, आपके घर उजड़ जाते हैं, ठीक है, लोगों की डेथ होती है, और उसी वजह से फिर आप इनको चटका देते हो। तो यही है मैन एनिमल conflict, man and human wildlife conflict. It occur when growing human population overlap with establishing wild territory. अच्छा एक बात बताओ, जब से हम अगर बात करें, जब से आदमी इस धरती पे आया है, इंसान की जनसंख्या के अलावा किसी और चीज की जनसंख्या जो इस तेजी से बढ़ रही है, हमने पूरी दुनिया के अंदर में हम 8 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गए, 800 करोड़ जनसंख्या हो गई है पूरी दुनिया की मनुष्यों की। मनुष्यों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और माना जा रहा है 2065 तक बढ़ती रहेगी। लेकिन इसी रफ्तार से मुझे बताओ कि जीवों की संख्या बढ़ी, आदमी को छोड़ के बाकी कोई जीव नहीं है जिनकी संख्या बढ़ी, सबकी संख्या घट रही है, ठीक है। तो ये मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ी खतरा क्या है दोस्तों, हम, है ना, हमें, हमारी वजह से हम घुस रहे हैं इनके उसमें यार, ओवरलैप कर रहे हैं, इनके वाइल्ड टेरिटरी में जा रहे हैं, तभी ये हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड एनिमल हैव अकर्ड सिंस द डॉन ऑफ द ह्यूमैनिटी। जब से आदमी आया तब से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो रहा है। हाउएवर it has came to the highlight even ever more frequently in the recent time। लेकिन अब आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है, अखबारों का टाइम है, न्यूज़पेपर का टाइम है, तो जल्दी हमें सुनने में आ जाता है, पता चल जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। जिन्होंने मेरा कोड लेके सब्सक्रिप्शन लिया है
मुझे एक बार मेल कर दीजिएगा, और कर दिया है तो प्लीज़ दोबारा कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे मेल कर दीजिएगा मेरी मेल आईडी पे, मैं आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में। कह रहा सर व्हाट आर द कॉज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मनुष्य और पशु संघर्ष के कारण क्या है। कह रहा कि मॉडर्न डे में तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। भैया जिस प्रकार से तेजी से आप शहरीकरण कर रहे हो ना, औद्योगिकरण कर रहे हो, वन की भूमि को आप गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यू आर डाइवर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पज एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मैंने बताया था इनका जो निवास है उनका विखंडन कर रहे हो, ये वही बात है। इतना बड़ा एरिया था, बीच में से क्या बना दिया, रोड बना दिया, इधर तुमने माइनिंग कर दी, इधर तुमने डैम बना दिया, अब इसको तुम क्या कर रहे हो, तो छोटा करते जा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो, है ना। तो वो जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हो रहा है। द एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड रेल नेटवर्क थ्रू द फॉरेस्ट रेंजेस हैज रिजल्टेड इन एनिमल गेटिंग किल्ड और इंजर्ड। हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी जो असम के अंदर में हाईएस्ट डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है, ट्रेन से टकराकर जानवरों की मौत सबसे ज़्यादा असम में हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी अभी भी रेलवे ट्रैक पे, तो ये भी एक बड़ा कारण है। अब कह रहा है कि सर इसके संघर्ष के परिणाम क्या होते हैं, रेपरकर्शन क्या है। देखो रेपरकर्शन दोनों को है, ठीक है। अब जानवर है, अब हाथी से लड़ोगे तुम थोड़ी ना जीत पाओगे, मसड़ देगा तुम्हें। लेकिन ठीक है, अगर हाथियों ने ज़्यादा मसड़ दिए, घर में उत्पाद मचा दिया, तो फिर आदमी तो किसी को नहीं छोड़ा ना, सबसे खतरनाक आदमी है, तो आदमी क्या करेगा फिर, वो उनको मार देगा। तो दोनों की लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डैमेज है। इंजरी एंड लॉस टू द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, वाइल्ड लाइफ, क्रॉप डैमेज, लाइफ स्टॉक डिप्रेडेशन, ठीक है, प्रिडेशन टू ऑफ मैनेज वाइल्ड लाइफ स्टॉक, डैमेज टू द ह्यूमन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, द कोलैप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड द रिडक्शन ऑफ द जियोग्राफिक रेंज, सब कुछ हो रहा है। मनुष्य और वन्य जीव के दोनों को चोट लगना, जीवन की हानि होना, फसल में क्षति पहुंचना, पशुधन का विनाश होना, प्रतिबंधित वन्य जीव स्टॉक। अब देखो शेर है जंगल में रहता है, टाइगर जंगल में रहता है, लेकिन जंगल को तुमने छोटा बना दिया, जंगल में जीव रहे नहीं, वो निकल के आया, उसको पता चला यहाँ आदमियों की बस्ती रहती है, उनके जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं वहाँ कैटल पशु पाल रखे हैं उन्होंने, तो उसको दिखी एक दिन भैंस दिखी, भैंस को रात में वो चट कर गया, अगले दिन फिर आएगा, मज़ा आ गया ना उसको, तो अगले दिन रात में फिर आएगा, ठीक है, फिर उसको दिखी कोई बकरी, उसको चट कर गया, तो वो हिल जाएगा, फिर वो बार बार आएगा, फिर आप लोग उनकी देखभाल करने के लिए खड़े होंगे, तो किसी दिन ऐसा होगा कि आदमी भी कोई चपेट में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से फिर ये विवाद जो है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, ये फिर क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ते रहते हैं। सम इनिशिएटिव्स, कुछ इनिशिएटिव्स इसमें क्या लिए हैं, कुछ पहल इसमें की गई है। सबसे पहली, हाँ देख लूंगा एस्पिरेंट में, एडवाइजरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ HWC, ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कुछ एडवाइजरी की गई है। दिस हैज बीन इशूड बाय द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। दूसरा, ग्राम पंचायत को हमने सशक्त करने की बात की है। द एडवाइजरी इनविसेज एम्पावरिंग द ग्राम पंचायत टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड एनिमल एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। भैया नेशनल लेवल पे अगर आप बोलो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, अब जैसे उस पिक्चर की बात मैं बताऊं आपको, जो ये शेरदिल थी, इसमें झुंडाव एक गांव की बात कही गई है, ठीक है, तो झुंडाव की बात की गई है। अब झुंडाव की बात को वो कह रहा था कि प्रधानमंत्री के पास लेके जाओ, तो कह रहा प्रधानमंत्री को कैसे बताऊंगा, ये कहाँ मिलेंगे प्रधानमंत्री। और सही बात है, प्रधानमंत्री को थोड़ी नहीं पता कि उस एरिया में कोई झुंडाव गाँव है और वहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है ना। तो ये प्रॉब्लम को पंचायत लेवल के ऊपर ही क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए हमने पंचायतों को क्या किया, सशक्तिकरण किया हमने उनका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था दोस्तों। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे हमने पूरी बात की है अच्छे से, प्री और मेंस दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिए आपको। प्री, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है, और मेंस के लिए क्या है दोस्तों, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसके क्या रीज़न है, क्या होता है, क्या रेपरकशन आते हैं, कितना नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों अब कुछ मुद्दे हैं आपको जो पढ़ने हैं, वो है साइट्स, ठीक है। साइट्स के बारे में, साइट्स की जो अपेंडिक्स है, क्योंकि अभी इसकी बैठक चल रही है। जब हम GS पेपर 3 से बात करते हैं ना, तो सबसे जो रीसेंट मुद्दा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक तो है COP27, ठीक है, एक तो क्या है COP27, ठीक है, ऑफ किसकी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन UNFCCC, ठीक है। और इसके अलावा एक कॉप की बैठक कौन सी, 19वीं, किसकी दोस्तों, साइट्स। तो ये दो अभी रीसेंट डेवलपमेंट है GS पेपर 3 में, दोनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि दोनों में रिसेंटली क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। प्रीलिम्स में सर देखो नॉर्मल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से सवाल बनता भी है, ये सीधा सीधा आपका मेंस का भी पार्ट है, ठीक है, तो ये मेंस का भी टॉपिक आ जाता है।
ठीक है। इसके अलावा कॉज क्या है, कारण क्या है, रेपरकर्शन क्या होते हैं, ठीक है, मतलब इसके क्या इफेक्ट आएंगे, एंड क्या सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर बनता है तो ये बनता है। बाकी ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है दोस्तों, दिस इज मेंस ओरिएंटेड। ये क्या है आपका मेंस ओरिएंटेड। तो मेंस में सवाल ये बनेगा, प्री में आपसे बस WTI के वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, दिस इज अबाउट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी कुछ डेटा आया है, ठीक है, तो उस डेटा के बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं 5वां टॉपिक आपको समझा देता हूं, मतलब नेक्स्ट चौथा टॉपिक हम कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको फिर उसके बाद आएंगे, ठीक है, ये आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है, इसके बाद उस पर वापिस आ जाएंगे हम। ये क्या कह रहा है दोस्तों, रैंसमवेयर अटैक टू द इंक्रीजिंग इन द इंडिया। रैंसमवेयर क्या होता है, अच्छा रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती मांगना, ठीक है। मैं आपकी कोई चीज़ रख लूँ और मैं कहूँ इतना पैसा दे दो नहीं तो देख लो, तो ऐसे को बोलते हैं रैंसम। तो ये इसी प्रकार से होता है। अभी हुआ क्या कि हमारा जो एम्स है ना, तो एम्स के अंदर में एक लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब वहाँ के एम्स के 6500 कंप्यूटर हैं जो चलते हैं, स्टूडेंट के, हॉस्पिटल के, सारा, क्योंकि एम्स तो एक इंस्टीट्यूट भी है दिल्ली वाले एम्स की। तो अभी क्या हुआ, 21 नवंबर के आसपास सारा जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ आने लगी, सिस्टम की जो फाइल्स थी वो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो खैर इसके ऊपर में इंक्वायरी हुई है, ठीक है, बात चल रही है कि क्या हुआ था, एग्जैक्ट कॉज तो अभी नहीं पता चला है, बट ये एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ये रैंसमवेयर अटैक था। तो ये रैंसमवेयर अटैक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका कंप्यूटर है, इसके ऊपर किसी मालवेयर के साथ अटैक किया जाएगा, तो जैसे ही आपके मालवेयर से अटैक किया जाएगा आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया जाएगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर में जो जो फाइल स्टोर है ना, जहाँ जहाँ पे स्टोर है, उनको लॉक कर दिया जाएगा, एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, और आप जब उसकी एक्सेस लेने जाओगे तो आपको एक्सेस मिलेगी नहीं। भाई आपके एक, मैं हिंदी भाषा में और आसान भाषा में समझाता हूँ, आपने कंप्यूटर में अपने में एक फोल्डर बना रखा है जिसमें आपकी फ़ोटो है या आपके नोट्स हैं। अब कल आप उठो और वो फोल्डर लॉक हो जाए, ठीक है, आप वो एक्सेस ही ना कर पा रहे हो, जब उसको एक्सेस कर रहे हो तो एक एनक्रिप्शन की मांग रहा हो आपसे, ठीक है, और वो की डालो, और की कौन दे रहा है, जिसने उसको हैक किया है कंप्यूटर को। तो फिर वो क्या कहेगा कि ये की जब दूंगा जब पैसे दे दोगे, फिर आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करोगे, वो की देगा, और उसके बाद में ही वो आप उस फाइल को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन इस प्रोसेस में उसके अंदर जो डेटा है वो भी क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। तो माना जा रहा है कि जो एम्स के अंदर अटैक हुआ है ये इसी प्रकार का रैंसमवेयर अटैक है। हालांकि इस पर डिटेल तो अभी सामने नहीं आई है, बट आगे जो है हो सकता है भविष्य के अंदर में इसके बारे में हमें और जानकारी और सूचना मिले, बट राइट नाउ हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कहाँ से हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसी एक टर्म जो है मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताई थी, ठीक है, ब्लूटूथ से रिलेटेड, ब्लू बगिंग। ऐसी एक और भी चीज़ होती है जो आजकल बड़ी फेमस है, क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग में भी क्या किया जाता है कि कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है। देखो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए ना कंप्यूटर लगते हैं, वो कंप्यूटर चलते रहते हैं, जितने ज़्यादा कंप्यूटर चलेंगे उतनी ही क्रिप्टो माइनिंग जो है वो ज़्यादा हो पाएगी। तो आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, आपको पता भी नहीं, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने में। मतलब ये ऐसी बात होगी जैसे आप ये समझ लो, माइनिंग जो है एक तो वैसे होती है हम खोद के निकालते हैं, तो आपकी कोई एसेट्स है, ठीक है, आपके बिना बताए उसको कोई क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। मान लो आपकी जेसीबी है, आप उससे कोयले की खान में खुदाई करते हो, आप दिन में खड़ी कर देते हो ले जाके, लेकिन आपके सोने के बाद कोई रात में भी ले जाता है, पूरी रात चलाता है उसको। दिन में आपने चलाया, रात में कोई और चला रहा है, अगले दिन आप चलाते हो, यार रात में मैं तो बंद करके सोया था, अभी भी ये गर्म है, इंजन गर्म है, इसका तेल खत्म हो रखा है, इसका तो क्या हो रखा है। तो मतलब आपका एसेट लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है। तो ऐसे ही कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, और हैक करके क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें से काम कराया जाता है क्रिप्टो करेंसी जो है माइन कराने के लिए। इसी चीज़ को बोला जाता है क्रिप्टो जैकिंग, है ना। तो आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलने में आ रही है ना। तो चलिए बात करते हैं रैंसमवेयर अटैक इंक्रीजिंग इन इंडिया। कह रहा है भारत के अंदर में इस प्रकार के रैंसमवेयर अटैक जो है बढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन सेक्शन है, आर रैंसमवेयर अटैक इंक्रीजिंग इन इंडिया, क्या भारत में रैंसमवेयर अटैक जो है बढ़ रहे हैं, तो इसी में बताया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दा है, जीएस पेपर 3 दोस्तों। क्या हुआ है दोस्तों, अभी मैंने बताया 23 नवंबर को जो एम्स का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर जो ई सर्विस जो है वहाँ पे बिल्कुल क्रिपल हो गई थी, ठीक है, चल नहीं रहा था कुछ भी। माना जा रहा था कि एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। एम्स के पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके साथ में लगभग 6500 कंप्यूटर जो है वो जुड़े हुए हैं, जो पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, सेंटर, डिपार्टमेंट, सबको आपस में क्या है दोस्तों जोड़े हुए हैं।
ठीक है। अभी खैर हालांकि एक प्रॉब इसके ऊपर चल रही है, ठीक है, इसको निर्धारित करने के लिए एक जांच चल रही है कि हुआ क्या था, ठीक है, बाकी अभी कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया है, ठीक है। अब कह रहा है सर रैंसमवेयर क्या होता है, तो रैंसमवेयर कह रहा है कि एक प्रकार का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, आपका दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा फाइलों को एन्क्रिप्ट करके संग्रहित डेटा तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए किया जाता है। मतलब आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया जाएगा, है ना, इस रैंसमवेयर, इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को आपके उसमें इंस्टॉल करके आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो कहीं डेटा स्टोर है उसको एन्क्रिप्ट करके उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप अपने डेटा तक एक्सेस नहीं बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद एक रैंसम मांगी जाएगी आपसे, ठीक है, उसकी डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में आपसे क्या किया जाएगा, एक फिरौती की मांग होगी। कहेगी ठीक है मैं की दे दूंगा, इसका डिक्रिप्ट करने की मैं की दे दूंगा आपको, लेकिन आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और फिर देना पड़ेगा अगर मान लो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो। इट कैन स्प्रेड थ्रू द नेटवर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी। कैसे होता है दोस्तों, जो लोकल एरिया नेटवर्क जिसके साथ आपके कंप्यूटर जुड़े होते हैं, कई बार उनमें कमियां हो जाती है, कुछ वल्नरेबिलिटी होती है, तो उन्हीं को एक्सप्लॉइट करके ये सब काम कर लिया जाता है। रैंसमवेयर अटैक कैन ऑल्सो बी अकम्पेन्ड बाय द थेफ्ट ऑफ सेंसिटिव डेटा। जब ये अटैक होते हैं तो उस समय पक्की संभावना है कि आपके कंप्यूटर में जो सेंसिटिव डेटा है वो भी लीक हो सकता है। कह रहा है कि हाउ सीरियस द रैंसमवेयर अटैक इज। देखो मैं नहीं कह रहा दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, रैंसमवेयर जो है वो सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग पे आता है एक बड़े खतरे के रूप में। सबसे बड़ा खतरा तो है मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन दूसरे नंबर पर रैंसमवेयर आता है। माना जा रहा है कि कुछ समय के बाद में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग से भी बड़ा खतरा जो है वो क्या बन जाए, रैंसमवेयर जो है बन जाए। अब भारत के अंदर में कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इससे लड़ रही हैं, तो सबसे पहली जो एजेंसी है उसका नाम है सर्ट-इन। सर्ट-इन की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जिसको हमने 2004 में बनाया था। इसका काम क्या है दोस्तों, इट कलेक्ट, एनालाइज और सर्कुलेट इनपुट्स ऑफ साइबर अटैक। कब कहाँ साइबर अटैक हुआ है उससे संबंधित सारी जानकारी कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम है। अलग अलग समय पे गाइडलाइन जारी करना, एडवाइजरी देना फॉर प्रिवेंटिव मेजर, ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। फोरकास्ट इशू अलर्ट्स एंड टेक मेजर्स टू हैंडल एनी सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी इवेंट। और अगर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो उस घटना को पहले ही रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर लेना। ये साइबर हमलों पर इनपुट एकत्रित, विश्लेषण और आपका प्रसारित करना, निवारक उपायों, पूर्ण अनुमानों और अलर्ट जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ये सब इसके काम है। सर्ट-इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2004 में हमने बनाई थी, नेशनल नोडल एजेंसी है, ये काम है इसके, ठीक है। उसके अलावा और भी है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। कह रहा है कि अंडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इट कोऑर्डिनेट विद द डिफरेंट एजेंसीज एट द नेशनल और द साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र है, ठीक है। बॉटनेट क्लीनिंग मालवेयर एनालिसिस सेंटर हैज बीन लॉन्च फॉर डिटेक्शन ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, साइबर स्वच्छता केंद्र। उसके अलावा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, ये लोगों के अंदर में जो पोटेंशियल थ्रेट होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है उसके बारे में आपको अवेयर करता है, इनका काम है ना। तो ये हमारे इनिशिएटिव है। अब कह रहा सर क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है, क्रिप्टो जैकिंग भी एक प्रकार का साइबर अटैक होता है। इससे आपके कंप्यूटर डिवाइस का एक्सेस, इसको हाईजैक कर लिया जाता है, अटैकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और फिर आपके कंप्यूटर से इलिसिट, आपकी तो वो नहीं है उस पर मंजूरी, आपके कंप्यूटर से क्रिप्टो करेंसी जो है वो माइन की जाती है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। इन मोस्ट केसेस द मैलिशियस प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द अनसेफ लिंक। ऐसे लिंक बहुत आते हैं, डेली मैसेज भी आते होंगे तुम्हें, ठीक है, यू विन अ लॉटरी ऑफ दिस, ठीक है, क्लिक ऑन दिस लिंक। ऐसे जो लिंक हो ना, ऐसे किसी भी उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक मत किया करो, ठीक है। स्पेशली जो तुम उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे जाके कुछ कुछ देखते हो, ठीक है, वो वेबसाइट सबसे खतरनाक होती है, तो उन पे कभी भी मत जाया करो, उनके ऊपर कभी भी क्लिक मत किया करो। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है ना वो उसके अंदर में चला जाएगा और फिर आपके कंप्यूटर जो है उसकी बैंड बज जाएगी। रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं दोस्तों। रिलेटेड सर्च में बस आपको एक ही करना है, इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम कैसा है, भारत का जो डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र कैसा है, एक बार आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। ये आपको पहचान करनी है, पढ़नी है। सर प्रीलिम्स में क्या पूछा सकता है, रैंसमवेयर क्या होता है, ब्लू बगिंग क्या होती है, ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है, ठीक है, ये क्या होता है, सब कौन कौन सी एजेंसी है भारत के अंदर में जो साइबर अटैक के लिए काम कर रही है। सर्ट इनके ऊपर हर 2 साल में, पिछले साल शायद नहीं आया,
लेकिन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू गाइज हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, और उसको करना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार फटाफट आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, जिन्होंने कर दिया यार वीडियो को लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जिन्होंने नहीं किया उनसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा मैं कि एक बार कृपया करें और वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। लाइक करके थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मज़ा आ जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिजिटल लेंडिंग कंसिस्ट ऑफ लेंडिंग थ्रू द वेब प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड क्रेडिट असेसमेंट। It help in meeting the huge unmet credit need, particularly in the micro enterprises and low income consumer segment of India. डिजिटल लेंडिंग जो आपको लोन वगैरह देते हैं ना, जैसे आप अनअकैडमी के लिए भी लोन लेते हो, तो वो डिजिटल लेंडिंग के अंदर ही आता है। तो कह रहा है उसके बारे में बताइए। डिजिटल लेंडिंग जो है, इट कंसिस्ट ऑफ लेंडिंग थ्रू द वेब प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलता है, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड क्रेडिट असेसमेंट। इट हेल्प्स इन मीटिंग द ह्यूज अनमेट क्रेडिट नीड, ठीक है। तो इसके बारे में बताना, यूपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों कौन सा इसके अंदर सही है और कौन सा नहीं है। फटाफट बताएंगे दोस्तों आप जल्दी से इसके बारे में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैंने डाल दी है कल की पीडीएफ, मैंने देख लिया था, मैं देख लिया था। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, परेशान मत हुआ करो। ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये करा दो वो करा दो, अरे सब होगा, क्यों नहीं कराऊंगा, कराऊंगा ना, क्यों नहीं कराऊंगा भाई। अरे पढ़ाने के लिए तो हूँ मैं, और किस लिए हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा सही हो गया, बोथ दोनों के दोनों सही हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, अपना जो पहला टॉपिक बच गया था उसी के ऊपर थर्ड टॉपिक पे ले आता हूं मैं आपको, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था अभी, उसी पे आ जाते हैं। जीडीपी वाला टॉपिक है, ठीक है। ये रहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ग्रोथ डी एक्सेलरेट, तो भारत की जो ग्रोथ है वो डी एक्सेलरेट हुई है। अभी डेटा आया है जिसमें जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है ना, वो कम हो गई है। जीडीपी और आपका जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवी, दोनों में घटौती हुई है, ठीक है। दोनों जो है वो घटी है। आप एक पहले समझ लो, जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीडीपी जो है इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ध्यान दो, जीडीपी जो होता है ना दोस्तों, इसमें हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, हम नेशनल इनकम, ठीक है। इन नेशनल इनकम है, जीडीपी तरीका है, ठीक है। और इसके अंदर हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें भी हम इनकम ही निकालते हैं, इसमें भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं। बट हम किस साइड से निकालते हैं दोस्तों, सप्लाई साइड से निकालते हैं।
अब मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर सरकार के टैक्स ज्यादा हो, सब्सिडी कम हो, तो जीडीपी हमेशा बड़ा होगा। जीएवी बड़ा कब होगा? जब टैक्स जो है वो कम हो और सब्सिडी क्या हो ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? जीडीपी छोटा और जीवीए क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। तो अभी जो डेटा है उसका हिसाब क्या है दोस्तों, देखो जनवरी, अच्छा ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर क्या होता है? अरे एक तो वो क्वार्टर आधा पौआ बोतल है ना, ठीक है। रिसेंटली मुझे चला है कि जो बोतल होती है वो 750 ml की होती है। मैं सोचता था बोतल 1 लीटर की होती होगी, ठीक है। तो वो 750 की, तो हाफ जो होता है आपका वो कितना का होगा? आधा कर दो, और क्वार्टर जो होता है वो और छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है? देखो हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है जिसको हम बोलते हैं वित्त वर्ष, वित्त वर्ष कब से शुरू होता है प्यारे बच्चों? ये शुरू होता है आपका अप्रैल से, 1 अप्रैल से चलता है। और ये कब खत्म होता है दोस्तों? 31 मार्च को। अब जैसे अभी वाला वित्त वर्ष है, ये 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ है और 1 अप्रैल 2023 को क्या होगा? खत्म। अब ये टोटल कितने महीने हो गए? 12 महीने, 12 मंथ। अब इस 12 मंथ को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांट लेते हैं, 3-3 महीने के। और हर महीने को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। हर महीने को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। पहला क्वार्टर कौन सा होगा दोस्तों? अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वार्टर होगा दोस्तों वो कब का होगा भाई? एक तो अप्रैल का महीना हो गया, अप्रैल के बाद एक मई हो गया, और एक क्या हो गया? जून। सेकंड क्वार्टर क्या हो गया दोस्तों? जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर क्या हो गया? थर्ड क्वार्टर क्या हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर क्या हो गया? जनवरी, फरवरी और मार्च। ऐसे होता है। तो ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि इन चीज़ों का भी मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो बताई ना मैंने, क्वार्टर क्या होता है, जीडीपी, जीवीए, तो इनका अब मैं मतलब आपको समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो हाल ही के अंदर में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ जो है, जो इन प्रकार के डेटा हमारे सामने रखता है, तो एनएसओ ने हमारे सामने डेटा रखा है। तो डेटा में बताया है कि जो भारत की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए जो है वो भी कम हो गया है, जितना हमने सोचा था ना, उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था, उससे भी कम हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर में अभी भी भारत एक ब्राइट स्पॉट है। हम आज भी भारत के दुनिया के अंदर में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3 एज मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा वो कमजोर हो रहा है, इसीलिए ये हुआ है। द हिंदू में आया हुआ टॉपिक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागास्वर्ण सेज नेशंस रिकवरी फ्रॉम पैंडेमिक कंटिन्यूज। हम पैंडेमिक के बाद में कंटिन्यू जो है आगे बढ़ रहे हैं, देश हमारा रिकवर कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोइंग फास्टर देन द अदर कंट्रीज, दुनिया के बाकी जो देश हैं उनके मुकाबले हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड ऑन ट्रैक फॉर 6.8 to 7% एक्सपेंशन इन दिस फिस्कल ईयर। और हमने टारगेट रखा है कि हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, इस साल में वो कितना बढ़ेगी? वो बढ़ेगी 6.8 से 7% तक। और ऑलरेडी जो अभी ग्रोथ रेट हमने देखी है वो 6.3 है। तो वी आर ऑन द ट्रैक दैट वी कैन अचीव दिस 6.8 to 7% ग्रोथ रेट, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पे बोली गई है। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है दोस्तों, तो पढ़ते हैं। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग आउटपुट के कम होने की वजह से ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है वो कम हो गई है। कितनी हुई है? ग्रॉस वैल्यू एडेड आई है अभी 5.6%। और उसकी वजह से साथ साथ में क्या रहा? इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट भी कमजोर रहा है पहले के मुकाबले। तो जो हमारी ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या हो गई है? कम। तो मैं तो पहले ही बता रहा हूं, जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है? जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही होता है ना। तो जब जीवीए कम हो गया, जीवीए की वैल्यू घटी है 5.6%। क्यों है जीवीए कम? क्यों है दोस्तों जीवीए कम? इसीलिए है क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा, सप्लाई साइड से देखो ना, मैन्युफैक्चरिंग भी काम नहीं कर पा रहा, और माइनिंग आउटपुट जो है, माइनिंग भी जो हम करते हैं जितनी आउटपुट होनी चाहिए वो कम है। तो इसकी वजह से जीवीए कम हुआ है, और जीवीए कम होने की वजह से दोस्तों हमारी जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, वो भी कम हो गई है। साथ ही साथ में दोस्तों इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं कहीं ना कहीं वो भी कमजोर हुए हैं। तो ये सब इसी की वजह से प्रभाव पड़ा है। ओवरऑल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3% पेस एज पर एस्टिमेट रिलीज्ड बाय द एनएसओ। अभी एनएसओ ने एस्टिमेट लिया है, तो एस्टिमेट के अनुसार हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना रहा है? 6.3% के आसपास। और पढ़ते हैं, कह रहा है कि जीडीपी, इंडिया जीडीपी इन द फर्स्ट हाफ मतलब पहले 6 महीने, पहले 6 महीने कब तक होंगे दोस्तों? अप्रैल से लेकर, अप्रैल हो गया,
मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर। दिस इज द फर्स्ट हाफ। तो कह रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर में, ठीक है, वॉज 5.7 लार्जर एज कंपेयर टू प्री कोविड लेवल, है ना। हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 5.7% की थी। अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था इस साल का हमारा, इस फिस्कल का, उसमें हमारी जीडीपी कितने चल रही थी, 13.5% से ग्रो कर रही थी। और हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड कितना चल रहा था, 12.7%। वाइल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है वो भी बढ़ा था, 4.6% हुआ था सेकेंड क्वार्टर के अंदर। सेकेंड क्वार्टर का मतलब है जुलाई से सितंबर की बात कर रहा है। फ्रॉम 4.5% इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ, मतलब पहले क्वार्टर की बात कितनी कर रहा है, पहले क्वार्टर में कह रहा है 4.5, दूसरे में कह रहा है 4.6, यानी कि जीवीए भी बढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग जीएवी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग का जीएवी घट के 4.3% हो गया था और माइनिंग का 2.8% हो गया था सेकेंड क्वार्टर के अंदर इस दिस ईयर अर्लियर। For the first time in 2022-23, the Indian economy recorded 9.7 growth in GDP compared with 13.7% in the same period last year. Last year हमने 13.7 किया था, इस बार हमारा जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें 9.7 की ग्रोथ हमने रजिस्टर की है और जो जीवीए है हमारा वो बढ़ के 9% रहा है कंपेयर टू 12.8% सर्जेस प्रीवियसली। Among GVA component, the sharpest growth in the quarter 2 was reported from the contact intensive trade, hotels, transport, communication and service related to the broadcasting segment which surges 14.7%। तो इसमें GAV की बात करो तो ये सेगमेंट जो है इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को यहां पर मिली है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, जीडीपी में आपको बता दिया, देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो होता है, पैसे के टर्म्स में जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल इनकम। थोड़ा इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए उसमें, तभी आपको समझ में आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है क्या है, स्टैंडर्ड मेजर है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। आपके देश के अंदर में कितनी वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उनका पैसे के टर्म्स में मूल्य कितना है, जितनी वस्तु बन रही है, जितनी सेवाएं आप दे रहे हो, उनका मॉनेटरी मूल्य कितना है, ठीक है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। Simply put, is the market value of all the final goods and services producing in the border of the country, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो देश के अंदर में गुड्स और सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है। Here market value means the use of market price to the value production. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर देयर फाइनल यूज एंड नॉट फॉर द इंटरमीडिएट यूज, मतलब फाइनल का मतलब लास्ट में बननी चाहिए। तो ये बात है आपका, ऑलरेडी मेरा एक टॉपिक है इसके ऊपर आप देख सकते हो। इन इंडिया जीडीपी इज कंप्यूटेड एट कंट्री लेवल। भारत में जीडीपी जो है वो कंट्री लेवल पे हम कंप्यूट करते हैं, जैसे नेशनल जीडीपी, स्टेट लेवल पे हम करते हैं तो स्टेट जीडीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, लेकिन इतना सुनने में नहीं मिला होगा आपको, ठीक है। यूजुअली हम अगर बात करें तो जीडीपी जो है वो हम डोमेस्टिक करेंसी में ही मापते हैं, यानी कि इंडियन रुपीस के अंदर हम मापेंगे। जीडीपी क्यों जरूरी है दोस्तों, जीडीपी हमें हमारे देश की हेल्थ के बारे में बताता है ना, इकोनॉमिक हेल्थ। अब मान लो बढ़िया जा रहा है, हम कहते हैं जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग फास्टर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि बाकी देशों से हमारा जीडीपी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, हम बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर मान लो पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ होती है तो हम खुश होते हैं, नेगेटिव होती है तो हमारे लिए चिंता का विषय होता है, बैड साइन जो है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये वाली बात है, इसको ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। प्रॉब्लम भी है जीडीपी के साथ। पहली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जीडीपी में कह रहा है कि हम ज़्यादातर जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये भी मैं बता ही देता हूँ। It put forward a sum of countries' production, in other words, the aggregate production level of an economy. ठीक है. It can also be used as an indicator for most government and economic decision makers for planning and devising the various policy. भाई हमारे देश के अंदर में जो निर्णय लेते हैं ना, निर्णय करता है, तो जो आर्थिक निर्णय करता है, जो पॉलिसी बनाते हैं, नीति तैयार करते हैं, उनके लिए भी एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जीडीपी हेल्प इन्वेस्टर टू मैनेज देयर पोर्टफोलियो। जीडीपी के हिसाब से जो इन्वेस्टर हैं, जो कहीं कहीं पैसा लगाते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो इसी के हिसाब से मैनेज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम सबसे पहली क्या है दोस्तों, ये मार्केट वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। सिंस द मेजरमेंट फोकस ऑन द मार्केट प्राइस, मैनी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग मैनी एस्पेक्ट्स दैट फैक्टर इन इकोनॉमिक वेलबींग आरंट इनकॉर्पोरेटेड इन, जैसे इसके अंदर एनवायरमेंट लॉस कितना हुआ, ये चीज़ें इसमें काउंट नहीं होती, मार्केट वैल्यू को हम लेके चलते हैं, ठीक है।
ये एनवायरमेंटल कॉस्ट को काउंट नहीं करता, ठीक है। द प्राइस ऑफ प्लास्टिक इज लो, जैसे प्लास्टिक का प्राइस तो कम है लेकिन प्लास्टिक से पॉल्यूशन तो बहुत होता है ना, तो वो जीडीपी के अंदर कभी काउंट नहीं होता। जीडीपी डज नॉट मेजर हाउ दीज कॉस्ट इंपैक्ट द सोसाइटी करिकुलम। अनदर ड्रॉबैक इज जीडीपी डजंट इंक्लूड अनपेड सर्विस। इसमें पेड सर्विस आती है, जो घर में माताएं काम करती है, बहनें काम करती हैं, ठीक है, जिनको किसी प्रकार की सैलरी या वेतन नहीं मिलता, तो वो इनके अंदर में नहीं आता। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द जीडीपी एज वेल। रिलेटेड सर्च में दोस्तों जीडीपी मैंने पढ़ाया, आप जीवीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है, तो एक बार इसके बारे में आप देख लेना। और जीडीपी होता है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, ठीक है, उसके अलावा और भी क्या होता है यार, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस आपका जीवीए हो गया, हमने देख लिया। तो एक बार आप इनके बारे में देख लोगे, ठीक है, एक बार इनके बारे में आप देख लोगे। बाकी भी जो 4 टाइप की डिफरेंट इनकम्स होती हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक यार, अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग जीडीपी, सिग्निफिकेंस ऑफ द जीडीपी, प्रॉब्लम विद द जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए क्या होता है, ये आते हैं आपके, पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी का एक सवाल दे रहा हूं, 2015 में मैंने नहीं, यूपीएससी ने पूछा था, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ऐसे सवाल आते हैं कि पिछले दशक के अंदर में हमारी जो अर्थव्यवस्था, 2015 में पूछा था, ठीक है। ये सवाल का कोई सही जवाब गलत जवाब नहीं होगा, बस ट्रेंड देख लेना। जैसे अभी आपने जो डेटा देखा था, तो मैं देख रहा हूँ डेटा देख के आधे लोगों के सर में दर्द हो गया और वो भाग गए, है ना, अरे यार ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन देखो उनसे सवाल कैसे आते हैं, सवाल ऐसा आता है कि कह रहा है पिछले एक दशक में हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि जीडीपी का डेटा ग्रो किया है, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस जो है स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उस समय जो ये सवाल आया था उसका आंसर क्या था, बी, पहला नहीं था। रैंसमवेयर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ये वाला। नागालैंड के अंदर में दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हो गया। आज तारीख है 1 दिसंबर, और अच्छी बात क्या है, 1 दिसंबर को हमने G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में ले ली है। अब भारत G20 का क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंट है। आज G20 के शेरपा की बैठक भी हुई है, तो भारत जो है इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में है, आपको ये बात पता ही होगी। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो इस बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, तो हॉर्नबिल के फेस्टिवल पे ही G20 का लोगो भी है ना, साथ साथ इसको प्रमोट किया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये एक यहाँ की स्टेट बर्ड है, यहाँ की इनकी स्टेट बर्ड नहीं है, बट केरला और अरुणाचल प्रदेश की एक स्टेट बर्ड है जिसका नाम है हॉर्नबिल। तो उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत प्यारी बर्ड होती है, तो उसके नाम पे त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार के अंदर में दोस्तों जो नागालैंड के कल्चरल एस्पेक्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। तो इसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है दोस्तों वो शुरू हो गया है, तो बात हो जाए एक बार, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ टू इनोग्रेट 23rd एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। तो नागालैंड का जो 23वां एडिशन है हॉर्नबिल फेस्टिवल का, उनको उन्होंने उद्घाटन किया है। तो 23वां एडिशन है, मतलब 23वां फेस्टिवल है जो ये मनाया जा रहा है 1 दिसंबर से। कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों, ये आपका नागा हेरिटेज विलेज, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों, किसामा। नागालैंड के अंदर में एक हेरिटेज विलेज है जिसका नाम क्या है, किसामा। तो किसामा के अंदर में ये आज से शुरू हो गया है, और आज से ही हमारे देश ने G20 की प्रेसिडेंट भी बन गए हम दोस्तों, है ना। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कोइंसाइड हुई। आज ही के दिन नागालैंड का स्टेट भी बना था। तो ये सारी चीज़ें हम हॉर्नबिल फेस्टिवल के अंदर में मना रहे हैं, और दोनों चीज़ों को एक साथ ब्रांड किया जा रहा है, को ब्रांडिंग हो रही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के उसी के ऊपर में G20 का लोगो भी हमने चिपका दिया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ब्रांडिंग कर रहे हैं, को ब्रांडिंग कर रहे हैं। G20 लोगो हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन ऑल प्रोग्राम, बुकलेट, बैनर, कटआउट्स, पब्लिसिटी मटेरियल। तो जितने भी अभी वो लगे पड़े हैं ना, इसके कटआउट्स या प्रोग्राम के बैनर वैनर जहाँ पे भी लगते हैं, सब पे हॉर्नबिल फेस्टिवल पे G20 का लोगो भी लगा हुआ है। ये फेस्टिवल जो है दोस्तों, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं नागालैंड के अंदर ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल, त्योहारों का त्यौहार कहते हैं दोस्तों। स्टेट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म एंड आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के अंदर में, वो इसको क्या करता है दोस्तों, ऑर्गेनाइज करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एनकरेज इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन। नागालैंड के अंदर बहुत सारी ट्राइब रहती हैं, बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो सके, और नागालैंड का जो कल्चर और हेरिटेज है वो आगे जाए, वो प्रमोट होए, लोग देख पाए, ठीक है, नागालैंड का जो कल्चर हेरिटेज है वो कितना डाइवर्स है। तो उसके लिए फेस्टिवल जो है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल शोकेस नागालैंड डीप रूटेड ट्रेडिशंस। हॉर्नबिल फेस्टिवल के अंदर नागालैंड की जो गहरी जड़ों वाला जो उनकी परंपरा है, जो किस प्रकार से नागालैंड जो है अपनी परंपराओं के अंदर
अपने रिच कल्चर हेरिटेज के अंदर, अपनी एथनिसिटी, अपनी डाइवर्सिटी, अपने इनके अंदर जुड़ा हुआ है, वो सब दिखाया जाता है। इस फेस्टिवल में दिखाया जाता है कि नागालैंड के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपनी जड़ों से, ठीक है, अपनी ट्रेडिशन से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यार देखो, जब हम ये चीज़ें देखते हैं ना, ठीक है, अभी आजकल वेस्टर्न पिक्चर देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो बड़ा फैसिनेट होते हैं, यार ऐसा ही होना चाहिए इंडिया के अंदर में भी। लेकिन सत्य बात क्या है, एक समय आएगा जब तुम इस चीज़ को पहचान पाओगे, ठीक है। इंडियन ट्रेडिशन जो है ना, इंडियन जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये हमें यार बहुत सारे मौके देती है, ओकेशन देती है इकट्ठा होके सेलिब्रेट करने का, एक दूसरे से जुड़े रहने का। अगर ये ना हो ना तो आदमी मशीन बन जाए। हम इस चीज़ को, इतना रिच और डाइवर्स कल्चर होते हुए भी अभी इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं वो इस बात को समझ के वो इंडिया में आ रहे हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, वो इंडियन संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मुझे भी ये चीज़ जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ ये मुझे पहले समझ में नहीं आती थी, ठीक है, बट जब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चला है, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या महत्व है भारत की संस्कृति का, तो अब मैं समझ पा रहा हूँ इसको। तो ये जो फेस्टिवल है, ये नागालैंड का जो कल्चर है ना, डीप रूटेड जो उनके ट्रेडिशंस हैं भाई, उनका जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, उनके साथ में उनको जोड़ता है। ये प्रमोट करता है कि जो आपस में ट्राइब है वो इंटरेक्ट करें और नागालैंड का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको आगे प्रमोट किया जाए। द फेस्टिवल इज ऑल्सो ट्रिब्यूट टू द ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल बहुत सुंदर पक्षी है, तो यहाँ के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इस पक्षी की, ठीक है। नागालैंड के पीपल इसको बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। ये त्यौहार महान हॉर्नबिल को श्रद्धांजलि है, जो सतर्कता और भव्यता के गुणों के लिए नागालैंड लोगों का एक प्रशंसित और सम्मानित पक्षी रहा है। ग्रेट हॉर्नबिल की अगर मैं बात करूं तो ये नाम उसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया है, विच इज़ द डिस्प्लेज इन द फॉक फेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट ट्राइब। तो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, तो उनके अधिकांश जनजातियों के लोकगीतों के अंदर में इस हॉर्नबिल का जो है नाम यहाँ पे रहता ही रहता है। भारत के अंदर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां जो हैं वो भारत के अंदर होती हैं, विच ग्रेट हॉर्नबिल इज द मोस्ट फेमस। और सबसे फेमस इसमें कौन सी है दोस्तों? ग्रेट हॉर्नबिल सबसे फेमस है। द ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की स्टेट बर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं। आप सोच लो कितनी प्यारी होगी इनको ये पक्षी। इट इज नॉट द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, ऑल्दो द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द नागालैंड। इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? साइंटिफिक नेम हॉर्नबिल का है बुसेरोस बिकॉर्निस, और कॉमन नेम जो है इसका वो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इसका ये कॉमन नेम है। प्राकृतिक वास कहाँ है, कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर ये पाई जाती है। इसकी जो बल्क की पॉपुलेशन है वो भारत के अंदर ही होती है, लेकिन हिमालय की जो फुट हिल्स है उसके अंदर, हिल फॉरेस्ट एरिया के अंदर, जो हिमालय के आसपास के एरिया है वहां पर ये जो है पक्षी आपको मिल जाएगा। अगर हम इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN के अंदर इसको नियर थ्रेटन्ड माना गया है, कि लगभग लुप्त होने के खतरे के बहुत करीब है। और साइट्स की अपेंडिक्स 1, ठीक है, मतलब इस पक्षी का कोई भी किसी भी प्रकार का जो ट्रेड है वो नहीं हो सकता। ट्रेड इन ऑल फॉर्म इज टोटली बैन, ठीक है। क्या है दोस्तों? ट्रेड इसका बैन है। समझ में आया गाइस दोस्तों? इस टॉपिक के अंदर हमने बात की है किसके बारे में? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में। गाइज एक बार वीडियो लाइक और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यार, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। एक बार वीडियो लाइक और शेयर कर दो। जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है एक बार कर दीजिए। हाँ ऋषिका, अच्छी बात है ना, चल गया अच्छी बात। आप इससे परेशान हो गई हैं आप? मेरे हिसाब से आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप परेशान हो गई हैं इससे। ओह शिट, सिस्टम पूरा चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड? आप बतानी है इसमें से नागालैंड की स्टेट बर्ड कौन सी है, A, B, C या D? बताइए।
भाई हॉर्नबिल तो नहीं है, बट स्टेट बर्ड कह रहा हूँ, स्टेट बर्ड है कौन सी, इनमें से कौन सी स्टेट बर्ड है नागालैंड की, वो बताना है। इंडियन हॉर्नबिल या ब्लाइथ, ट्रागोपैन, पिकॉक, येलो थ्रोटेड बुलबुल। येलो थ्रोटेड बुलबुल तो यार गोवा की है, ठीक है। पिकॉक मोर भारत का है। इंडियन हॉर्नबिल मैंने बता ही दिया, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो बी बचा ना इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो चाइना ने अभी तियांगोंग स्पेस स्टेशन के अंदर अपने 3 एस्ट्रोनॉट जो है ना उनको भेज दिया है भाई। देखो अभी वर्तमान में एक ही दुनिया के अंदर में स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन ये 2024 तक रहेगा, 2024 के बाद में खत्म हो जाएगा और इस पे अभी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आई नहीं है। तो उसके बाद में एक छत्र राज होगा स्पेस स्टेशन में, किसके नाम पे, किसका दोस्तों, चाइना का, क्योंकि चाइना ने तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है अपना लॉन्च कर दिया है। 3 मॉड्यूल है इसके, 1 मॉड्यूल, ठीक है, 2 मॉड्यूल और ये 3 मॉड्यूल, ठीक है। सो 3 मॉड्यूल का इन्होंने ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो आगे आके मतलब एक सुपर पावर है भाई स्पेस के अंदर में। चाइना हर जगह अपनी पावर जो है ना वो रख रहा है, अपनी डोमिनेंस जो है ना वो साबित कर रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है दोस्तों। चाइना लॉन्च 3 एस्ट्रोनॉट टू द इट्स तियांगिंग स्पेस स्टेशन। अपने तियांगिंग स्टेशन में 3 एस्ट्रोनॉट जो है उन्होंने भेज दिया है और दिस इज द फर्स्ट इन ऑर्बिट क्रू रोटेशन इन चाइनीज स्पेस हिस्ट्री। तो चाइना के ये चाइना आईएसएस का भी भाग नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भाग नहीं है। तो ये चाइना के इतिहास में पहली बार होगा कि जो इसके जो एस्ट्रोनॉट है वो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में ये स्पेस स्टेशन जो है ये आपका घूमता रहेगा। 3 एस्ट्रोनॉट वर कैरिड बाय द, ठीक है, इनके यहाँ पर जो है सेंजू 15 स्पेसक्राफ्ट है, ये इन 3 एस्ट्रोनॉट को लेके गया है एंड इट विल बी लाइव एंड वर्क ऑन तियांगोंग स्पेस स्टेशन फॉर 6 मंथ। ये वहाँ पे रहेंगे 6 महीने तक और उस स्पेस स्टेशन में जाकर ये काम करेंगे। तियांगोंग जो है वो चाइना का परमानेंट स्पेस मिशन है दोस्तों। इट विल ऑपरेट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मैं अगर बात करूं तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में 340 से लेकर 450 किलोमीटर के बीच में ये काम करेगा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन का नाम जो है चाइना का एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं हेवनली प्लेस। हेवनली मतलब अरे स्वर्ग का वास, स्वर्ग की जैसी जगह, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है तियांगोंग, ठीक है। तियांगोंग सेलेस्टियल पैलेस इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। द स्टेशन, ये जो स्टेशन का डिज़ाइन है इसलिए इस प्रकार से किया गया है कि 10 साल तक ये रहेगा अंतरिक्ष के अंदर में। चाइना ने इसके साथ साथ एक को पैसेंजर भी भेजा है, मतलब ये अकेला नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें तो इन्होंने जूटियन स्पेस टेलीस्कोप भी जो है लॉन्च किया है। हुबल टेलीस्कोप है ना, हुबल स्पेस टेलीस्कोप, उससे तो छोटा है बट उससे कहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पिक्चर जो है ये देगा। तो चाइना ने जूटियान स्पेस टेलीस्कोप जो है इट विल को ऑर्बिट विद तियांगोंग, एग्जैक्ट सेम ऑर्बिट में नहीं लेकिन हाँ उसी के आसपास वो भी ऑर्बिट करेगा, स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटल फेज के अंदर। इट विल बी अ बिट स्मॉलर देन द ह्यूबल टेलीस्कोप, ह्यूबल से थोड़ा छोटा रहेगा हुबल टेलीस्कोप से, बट इट्स फील्ड ऑफ व्यू विल 350 टाइम दैट ऑफ द ह्यूबल इन टर्म्स ऑफ द एरिया इट कवर्स। जितना एरिया भी हुबल टेलीस्कोप कवर कर रहा है उससे 350 गुना ज्यादा एरिया जो है ये कवर करेगा। इसके अंदर 3 मॉड्यूल है चाइना के तियांगोंग के अंदर। पहला मॉड्यूल जो है उसका नाम है आपका तियाने, कोर मॉड्यूल है आपका, ये हेवनली रिवर इसके नाम पे रखा गया है इसको, तिहाने। दूसरा क्रू मॉड्यूल जिसमें वो क्रू रहेंगे एंड लेबोरेटरी कैबिन मॉड्यूल, इसको वेतियन क्वेस्ट फॉर हेवन कहा गया है। और तीसरा जो है वो है आपका मैग्शियन, तो ये है ड्रीमिंग ऑफ हेवन। मैग्टियन जो है स्वर्ग का सपना है। 3 मॉड्यूल हैं इसके, मॉड्यूल मतलब इसके 3 भाग हैं यार। अब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है दोस्तों आईएसएस। इसके मेंबर कौन है? यूएस, रशिया, कनाडा, जापान और जो है यूरोपियन यूनियन के 10 मेंबर, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, ये सब आते हैं, स्विट्जरलैंड और यूके। तो ये 1998 से कर रहा है काम, बट ये 2024 तक काम करेगा, उसके बाद नहीं। 2024 के बाद ना यार, ठीक है, इसके 16 मॉड्यूल है, चाइना वाले के 3 है, इसके 16 मॉड्यूल है और उसका वजन है आईएसएस का 450 टन के आसपास। अब ये अपने आप को जो ये इन्होंने चाइना ने लॉन्च किया है ना, ये चाइना के ग्रैंड एम्बिशन की वो है कि जो चाइना चाहता है एक सुपर पावर बनना, ठीक है, तो ये है। और ये यूएस और रशिया को ना यार बहुत पीछे छोड़ देगा अगर ये सक्सेसफुल रहता है। तो चाइना एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास खुद का स्पेस स्टेशन है, बाकी किसी के पास स्पेस स्टेशन नहीं होगा 2024 के बाद में।
अगला जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इसमें देखा गया है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो भारत का बहुत बहुत बढ़िया हो गया है। भारत का एक जो टारगेट था कि 100 से नीचे लेके आना है, 1 लाख महिलाएं जो हैं जो गर्भवती होती हैं उनमें से अब भारत के अंदर में डेथ जो है वो डेथ रेट 97 हो गया है। मतलब 1 लाख महिलाओं में से 97 महिलाओं की जो है पूरे ऑन एवरेज भारत के अंदर हम बात करें तो उनकी डेथ हो जाती है। ये बात बोला है मैटरनल मोर्टेलिटी। तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसने ये बुलेटिन जो है वो प्रकाशित किया है, और इस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उसने कहा कि भाई भारत ने बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो है वो हासिल की है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा, क्या रही है इसकी फाइंडिंग्स, क्या आई है इसकी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये डाउन टू अर्थ से हमने पढ़ा है DTW से। इंडिया इंप्रूव मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बट पुअर स्टेट येट टू मेक प्रोग्रेस। पुअर जो गरीब राज्य हैं उनके अंदर में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। इंडिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ा है, बट पुअर स्टेट्स जो है उनमें अभी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। मैटरनल मोर्टेलिटी जो है इसका मतलब क्या होता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। 1 लाख जो जीवित जन्म होते हैं ना, जो माताएं जन्म देती है बच्चों को, तो उस समय कई बार ऐसा होता है, ऐसी दुर्घटना हो जाती है, ऐसा दुर्भाग्य हो जाता है कि जो माता है उसकी डेथ हो जाती है। तो कहता है 1 लाख लाइव बर्थ पर भारत में कितनी माताओं की डेथ होती है, तो वो नंबर भारत के अंदर में सिग्निफिकेंटली घट गया है दोस्तों। एज पर द स्पेशल बुलेटिन, ये स्पेशल बुलेटिन जो है अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के ऊपर रिलीज किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ इंडिया हैज इंप्रूव्ड फर्दर बाय अ स्पेक्टेकुलर 6 पॉइंट। अब हमारा रेशियो कितना आ गया, 97 पर लाख। मतलब 1 लाख लाइव बर्थ अगर होते हैं तो उसके ऊपर 97 महिलाएं जो हैं भारत में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऑल्दो अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट हमारा जो नेशनल टारगेट था 100 से नीचे वो हमने अचीव कर लिया है। एज पर द स्टैटिस्टिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द कंट्री हैज विटनेस्ड अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन MMR फ्रॉम 130 थी हमारे देश के अंदर 2014-2016 के बीच, ठीक है। 122 थी कब दोस्तों, 2015 में और 2017 के बीच में। 113 था 2016-18 के बीच में। 103 थी 2017 और 19 के बीच में, और अब 97 हो गई है 2018 और 2020 के बीच में। तो अब देखो 130 से हम कहाँ गए, 97 पे। तो कह रहे हैं कि बहुत तगड़ा प्रोग्रेस हमने यहाँ पे किया है। फाइंडिंग्स में आप बता दें तो केरला दोस्तों मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केरला के अंदर में केवल 19 डेथ होती है लाइव बर्थ जो होते हैं ना, 19 महिलाओं की पर लाख लाइव बर्थ अगर होते हैं तो केवल 19 MMR है वहाँ पर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, सबसे कम यहीं पे है केरला में। असम की अगर मैं बात करूँ, असम के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है दोस्तों 195, 195 असम के अंदर है। अगर मैं और बताऊं, ये पूरा है हमारा अभी का जर्नी है दोस्तों। तो हम 2014-16 में कहाँ थे, उसके बाद हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो अभी हम वी आर एट 97, हम कहाँ पर हैं दोस्तों, 97 पर हैं। बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स में जिनका नाम आता है, केरल के बाद में महाराष्ट्र का आता है दोस्तों 33, तेलंगाना 43, आंध्र प्रदेश 45, गुजरात 57, सारे के सारे सदर्न स्टेट हैं। सदर्न स्टेट का हमेशा से ही MMR और बाकी जो हेल्थ इंडिकेटर है उसमें बहुत अच्छा वो उनका रहा है, परफॉर्मेंस रहा है। असम जो है मैंने बताया दोस्तों सबसे ज़्यादा MMR जो है असम के अंदर है। असम के बाद जो अदर वर्स्ट परफॉर्मिंग राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश का नाम आता है 173, यूपी 167, छत्तीसगढ़ 137, उड़ीसा 118, बिहार 118, राजस्थान 113, श्री हरियाणा भी कम नहीं है 110, पंजाब 105 और वेस्ट बंगाल 105। क्या कारण रहा होगा इसका, न्यूट्रिशन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, एजुकेशन, एक्सेस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, दीज आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम की जहां पर MMR जो है इतना कम है। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ेंगे मित्रों। नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है हमने 2014 में लॉन्च किया था, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया ने बहुत तगड़े काम किए हैं उसके बाद में, और हमने मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर जो न्यूबॉर्न हेल्थ सिस्टम के अंदर में हमने कोशिश की है कि कम से कम डेथ हो, न्यूबॉर्न बेबीज की और मम्मियों की, माताओं की कम से कम डेथ हो। तो ये हमने प्रयास किया है 2014 से, जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत में।
ये मिशन 2014 में लॉन्च किया था, तो इसके तहत में, और इसका टारगेट भी यही था कि हमें अंडर 100 आना है, तो वो हमने लगभग कह रहे हैं कि अचीव भी कर लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू एंश्योर प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज पर्टिकुलरली फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम टू अकम्प्लिश द स्पेसिफाइड एमएमआर टारगेट्स। कह रहे हैं एमएमआर के टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में हमने बहुत अच्छे प्रोविजन बनाए थे, हेल्थ केयर में हमने बहुत सुधार किया था। इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स है हमारे पास, जैसे गवर्नमेंट स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम था, उसके अलावा जननी सुरक्षा योजना था, इनको हमने मॉडिफाई किया, अपग्रेड किया, ठीक है। हमने इन सर्विसेज को बदला, जैसे हमने नाम रखा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। पहले चलती थी जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या जननी शिशु सुरक्षा योजना, हमने इनको अपग्रेड किया, रीलॉन्च किया, ठीक है। हमने अच्छी सर्विसेज ली और फिर हमने नए इनिशिएटिव भी लॉन्च किए, जैसे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन स्कीम लॉन्च की। उसके अलावा हमने PMSMA यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये हमने लॉन्च किया दोस्तों। इसका मुख्य फोकस किस पे था? टू आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड फर्टिलिटीज, ठीक है, हाई प्रोपोर्शनेट मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान करें और उचित प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित था। दिस हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन मिटिगेशन प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी। भाई ऐसी डेथ जिसको हम रोक सकते हैं, ठीक है, जिसको हम होने से बचा सकते हैं, तो उस पर कह रहे हैं इस प्रोग्राम ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा लक्ष्य और मिडवाइफ इनिशिएटिव जो था हमारा, ठीक है, मिडवेफरी इनिशिएटिव, इन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया है और उसी की वजह से भारत के अंदर में ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। मुद्दा क्या है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारी 97 से कम आ गई है और उसके अंदर में अलग अलग राज्यों ने कैसा परफॉर्म किया। केरला हाईएस्ट है, असम का सबसे वर्स्ट रहा है। तो बताया गया कि स्कीम जो हमारा नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव था 2014 का, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जो सुमन इनिशिएटिव था हमारा वो, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, लक्ष्य, मिडवाइफरी, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जिनकी वजह से ये सब हो पाया है, ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, ठीक है। इनके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी सरकार ने थोड़े दिन पहले, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यार जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, ऐसे ही आप बस्टर्ड के ऊपर भी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, लेकिन इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनके ऊपर भी एक प्रोग्राम बनाओ, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर बनाया था ऐसा प्रोग्राम ले आओ। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने जो पहले कमेटी बनाई थी ना, हमें उस कमेटी में ही थोड़ा बहुत फेरबदल कर रहे हैं। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये गाय का भैंस के नीचे और भैंस का गाय के नीचे करने से बात नहीं बनेगी। भैंस का खूंटा बदलने से दूध देना नहीं शुरू करेगी वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोग्राम लॉन्च करो जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो यही मुद्दा है इस टॉपिक का। चलिए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये बात यहां पे कही गई है, ठीक है। द कोर्ट वॉज हियरिंग पिटिशन हाईलाइटेड न्यूमेरस डेथ ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ड्यू टू पावर ट्रांसमिशन लाइन क्रिस क्रॉसिंग देयर हैबिटेट इन गुजरात एंड राजस्थान। अब एक याचिका की सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें क्या बताया गया दोस्तों कि एक पावर लाइन है गुजरात के अंदर में और राजस्थान के अंदर से जा रही है, तो तारवार हमने बना रखे हैं, तो उनको जब ये क्रॉस करके उलझ के ना, ये हमारी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी डेथ हो रही है। तो एक याचिका की सुनवाई अभी यहाँ पे हो रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे साउड द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स अबाउट इवॉल्विंग अ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उन्होंने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप एक काम करो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेके आओ ताकि इनको बचाया जा सके। जैसे आपने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया था ना, ऐसे ही प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे बोली गई है। सरकार एक्सपर्ट कमेटी फंसी पड़ी है। 2022 में, अप्रैल 2022 में इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। उसमें कुछ मेंबर कम रह गए थे। अब सरकार कह रही है कि हमें और मेंबर इसमें ऐड करने दो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्यों बावड़े हो रहे हो, हैं? भैंस का खूंटा बदल दो कि दूध थोड़ी देने लग जाएगी, कुछ अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो। The court was not in the, however, for the time being, ready to agree with the center plea to expand its expert committee formed in the April 2022 to study the problem. The government wanted the court to allow the additional secretary of Renewable Energy Ministry and chief operating officer of the Central Transmission Utility of India Limited to join the committee as a domain expert on transmission line. सरकार चाहती है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं रिन्यूएबल एनर्जी के
जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के, कह रहे हैं उनको इसमें ऐड कर दो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनमें ऐड मत करवाओ, तुम जाके इनसे कंसल्ट कर लो, जाके सलाह ले लो, क्या दिक्कत है, ऐड वैड करने का क्या क्या कर रहे हो। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है, पाकिस्तान में भी इसकी कई सारी स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये ग्रासलैंड की एक फ्लैगशिप स्पीसीज है दोस्तों। ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो दुनिया में पाई जाती है, और इंडिया की हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इनको मानते हैं। जो मेल बर्ड है उसका वेट लगभग 12 से 15 किलोग्राम हो जाता है, और फीमेल बर्ड का वेट जो है वो 5 से लेकर 8 किलो के आसपास रहता है। इनकी पॉपुलेशन 150 ही बची है राजस्थान के अंदर में, राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और राजस्थान में भी इनकी संख्या कुल 150 बची है। 95% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 95% कहाँ है, सिर्फ राजस्थान में, और वहाँ पर भी देख लो कितना बचा है, 150। दे आर मेनली प्रेजेंट इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है हमारा, ये इनका नेचुरल हैबिटेट है स्पीसीज का, यहीं पर ये बर्ड जो है पाई जाती है। इसके अलावा ग्रासलैंड ऑफ कच्छ इन गुजरात विच इज़ होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट बस्टर्ड पॉपुलेशन। एरिड रीजन ऑफ महाराष्ट्र में जो सोलापुर का रीजन है, कर्नाटक, बेल्लारी और आपका हैवरी, एंड आंध्र प्रदेश के अंदर में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा पाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान के अंदर 95% है। राजस्थान की ये क्या है दोस्तों, स्टेट बर्ड भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कंजर्वेशन स्टेटस देखें हम तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हमने इसको शेड्यूल 1 में रखा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अपेंडिक्स साइट की बात करें तो अपेंडिक्स 1, और अगर हम बात करें IUCN की तो उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत खतरा है, अगर नहीं देखा गया तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। युद्ध अभ्यास, इसके ऊपर दोस्तों हमने एक मॉर्निंग में एक आया था हमारा 8 बजे एडिटेड वीडियो हमने किया था इस पे, युद्ध अभ्यास, ये वही है, सेम है, ठीक है। US इंडिया एक्सरसाइज नियर LAC रिस्क, चाइना उसको पे कह रहा है कि यार ये जो मिलिट्री अभ्यास किया इंडिया US ने, ठीक है। अभी देखो क्या है, ओली के अंदर में भारत और US की जो आर्मी है उन्होंने एक युद्ध अभ्यास किया है। एनुअल एक्सरसाइज हम हर साल करते हैं, लेकिन इस बार हमने ओली में किया है, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के पास में, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर दूर है। तो चाइना इस पे कह रहा है कि यार ये गलत किया तुमने, ठीक है, यहाँ तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसे में तुम जो है हमारा बॉर्डर विवाद है उसको तीसरे थर्ड पार्टी के पास लेके जा रहे हो, युद्ध ये हमारा और आपका मुद्दा है, इसके अंदर में US को शामिल नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनलाइज मत करो मुद्दे को। तो वो बात है, उसके ऊपर में चाइना का कंसर्न यही है कि आप जो है एग्रीमेंट तोड़ रहे हो, बाकी ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं। US हमारा फ्रेंडली नेशंस है और भाई हम उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने बताया भी है, तो हम किसी प्रकार का एग्रीमेंट वायलेट नहीं कर रहे। बट ये कह रहा है कि चाइना इंडिया बॉर्डर जो है उसका जो एग्रीमेंट है आप जो हमने साइन किया था 1993 में और 1996 में, उसको आप वायलेट कर रहे हो, ठीक है। इससे इंडिया और चाइना के बीच का ट्रस्ट जो है वो टूट जाएगा, तो ये बात कर रहा है। बाकी एक्सरसाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, कंप्लीट, ठीक है। 15 दिन लंबी एक्सरसाइज होती है, दोनों इस बार US आर्मी के 2nd ब्रिगेड के और 11th एयरबोर्न डिवीज़न के साथ साथ इंडियन आर्मी के जो सोल्जर असम रेजिमेंट से उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। 15 दिन की ऐसा एक्सरसाइज है, ये आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर और एक्सट्रीम कोल्ड वॉरफेयर कैसे होता है उसके ऊपर में हम यहाँ पे बेसिकली ध्यान देंगे। तो ये लार्जेस्ट रनिंग एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है डिफेंस कोऑपरेशन की बिटवीन इंडिया एंड US। ये एक्सरसाइज 2004 में हमने स्टार्ट की थी, उसके बाद में हम इसको आज तक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, याद रखना है, युद्ध अभ्यास याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद है, रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये दोस्तों। अपना टेलीग्राम चैनल है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं प्लीज़ इससे जुड़ जाइएगा।
बाकी आप अगर लगे आपको तो आप मेरे साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको मेरा कोड ध्यान रखना है सुमित10। आइकॉनिक और इसके दोनों के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा कोड रहेगा सुमित10। ध्यान रखिएगा प्लस में लाइव क्लास हर हफ्ते टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है और अनलिमिटेड क्लासेस आपकी चलती हैं। यहीं जब आइकॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, अलग से आपका स्टडी प्लान किया जाता है, एक्सपर्ट आपको गाइड करता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है घर पे, साथ साथ जो आपका टेस्ट है वो एनालाइज किए जाते हैं अनअकैडमी की टीम के द्वारा। तो ये इसकी खास बात है। बट दोनों में ध्यान रखना मेरा कोड रहेगा सुमित10। ये सिर्फ जीएस की कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का ये प्राइस है। जैसे ही आप मेरा कोड लगाते हैं सुमित10 ये डिस्काउंट हो जाता है। ये आइकॉनिक का है जिसमें पर्सनल गाइडेंस है, ठीक है। बट आप हमेशा यार दोस्तों कॉम्बो लीजिए, ये सिर्फ जीएस का है, ये ऑप्शनल का है, बट आपको कॉम्बो लेना है, ठीक है। वो समय समय पे ऑफर आते रहते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी जाइए दोस्तों, एक बार फटाफट उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।